ठीक है। हाँ, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक ये होमवर्क दिया था मैंने। वी वर डिस्कसिंग अबाउट न्यू वी हैव डिस्कस अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन डिटेल। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है क्या नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं। सो दीज टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, उसके बाद हम लोग ह्यूमन रिसोर्स के ही बारे में बात कर रहे थे। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि एजुकेशन गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ कब होती है, जब लिटरेसी रेट अच्छा होता है, या फिर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कब होता है, मतलब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अच्छी कब होती है, तो जब देश में लिटरेसी रेट मतलब शिक्षा का स्तर देश में जब ज्यादा होता है। तो मैंने आपको बताया था शिक्षा का स्तर किससे गिना जाता है, लिटरेसी रेट से गिना जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, लिटरेसी रेट कैसे गिना जाता है उसका भी डेफिनेशन कल के क्लास में मैंने बताया था कि भारत में जो भी लिटरेसी रेट हमको बताया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पे 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, 74%। और उसमें भी अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो हमको जानने के बाद पता चलता है कि पुरुषों का लिटरेसी रेट अच्छा है एज कंपेयर टू वुमेन। ठीक है, कारण क्या है? अगेन जेंडर बायस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई पुरुषों को पहले से ही एजुकेशन की शिक्षा दी जाती है, महिलाओं को ये चांस 1950 या फिर 60 के बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो अभी अगर रिसेंटली जो स्टैटिस्टिक्स सामने आए उसके मुताबिक भारत का जो लिटरेसी रेट है वो अंदाजन 80% के आसपास होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि भारत का फर्स्ट कंप्लीट लिटरेट स्टेट कौन सा, किसको मिला है टैग, ये मिजोरम को। किसको? मिजोरम को। ऑलमोस्ट 98 और 99% जो जनता है मिजोरम राज्य की वो क्या है, लिटरेट कैटेगरी में आती है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कब अच्छी होती है बेटा देश की, जब देश के नागरिक शिक्षित हो, जब देश में हेल्थ फैसिलिटी सब नागरिक हेल्दी हो। ठीक है, तीसरा जब देश के नागरिकों को स्किल्स इंपार्ट किए गए हो या फिर उनके पास में स्किल्स हो, तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि देश के जो नागरिक है वो क्या है, स्किलफुल है, या फिर ह्यूमन रिसोर्स को हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में तब्दील किया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? लिटरेसी रेट कैसे गिना जाता है हमारे देश में? तो कोई भी व्यक्ति जिसका एज 7 साल या फिर उससे ज्यादा का है, जो कोई भी भाषा में पढ़ लिख सकता है और किसी भाषा में समझ सकता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, लिटरेट बोला जाता है। इज इट क्लियर? मतलब शिक्षित बोला जाता है। तो ये एक रॉ डेफिनेशन, एक बेसिक लेवल का डेफिनेशन लिटरेसी रेट का हमारे देश में बनाया गया है। और जो भी लिटरेसी रेट हमको बताया जाता है वो इसकी आधार पर बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका एज 7 साल से ज्यादा है, जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है या फिर अंडरस्टैंड कर सकता है, दैट इज नोन एज अ लिटरेट पर्सन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? इसके पहले शायद से आपको लगता होगा कि नहीं सर 5वीं पास होंगे तो लिटरेट समझा जाता होगा, 10वीं पास होंगे तो लिटरेट समझा जाता होगा। तो ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। कौन सा क्राइटेरिया? सिर्फ कि भाई किसी भी व्यक्ति को जिसका एज 7 साल या फिर उससे ज्यादा है, उसको कोई भी एक भाषा में पढ़ना लिखना आना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, दैट्स इट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिटरेट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एजुकेशन पे है। ठीक है, अब अगर हमको तरक्की करनी है, अगर हमको डेवलप कंट्री बनना है, तो व्हाट इज मस्ट, गुड क्वालिटी अफोर्डेबल एजुकेशन इज मस्ट। ठीक है, तो इसमें ही हमने कल न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें एक जो क्रिटिसिज्म न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हो रहा है कि क्या करता है, वो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देता है। अब सबसे बड़ा सवाल बेटा हमारे सामने जो आता है वो क्या आता है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन अच्छी बात है या बुरी बात है। ठीक है, सो ये भी एक सवाल है। ठीक है, कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब ये होता है कि एक तो सरकारी स्कूल पूरे खत्म किए जाएंगे और उनकी जगह पे प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाया जाएगा, या फिर कुछ प्राइवेट स्कूल रखे जाएंगे और कुछ सरकारी स्कूल रखे जाएंगे, मतलब दोनों का भी बैलेंस मेंटेन किया जाएगा। या फिर तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेट स्कूल पूरे बंद और पूरे स्कूल्स सरकारी। ठीक है, अब जब मैं बोल रहा हूं प्राइवेटाइजेशन, तो ऑब्वियस बात है बेटा, प्राइवेटाइजेशन ये शब्द का जब भी इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है कि गवर्नमेंट का रोल कम होगा और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ेगा। जैसे पुराने जमाने में अगर आप देखो 1990 के दशक में भारत में ज्यादातर जो कंपनियां होती थी वो कंपनियां सरकारी कंपनियां ज्यादा थी और प्राइवेट सेक्टर कंपनियां कम थी।
समझ में आ रहा है? ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है, अभी आप अगर देखो तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां बहुत ज्यादा है, मतलब भारत में इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है और सरकारी कंपनियों का प्रमाण बहुत कम कर दिया है। और जो भी बची कुछ सरकारी कंपनियां हैं, सरकार उसको क्या करने वाली है, उसको भी बेच के प्राइवेटाइजेशन उसका करने वाली है। अब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन किसकी बात हो रही है, शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन की या फिर शिक्षा के निजीकरण की बात हो रही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब देखो बेटा, इसमें हमको देखना है कि क्या ये जो प्राइवेटाइजेशन है एजुकेशन सेक्टर का, ये अच्छी बात है या बुरी बात है। ठीक है, अब देखो इसके पहले मैं आपको कुछ पॉलिसीज हम लोगों ने डिस्कस की है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो अभी जो 2020 में लॉन्च की है वो वाली, उसके पहले भी मैंने आपको बताया था सर्व शिक्षा अभियान सरकार ने लॉन्च किया था। पर्पस क्या था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में आए और शिक्षा ले। ठीक है, उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट सरकार ने लाया, जिसको आरटीई का कानून बोला जाता है। आपने हिंदी मीडियम पिक्चर देखा होगा तो उसमें ड्रामा करके उसने बराबर बताया कि किस तरीके से जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनके अंदर 25% जो सीट्स होते हैं वो गरीब बच्चों के लिए रिजर्व करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, और आरटीई का जो कानून 2009 में पास किया गया था, उसके ही तहत शिक्षा के अधिकार क्या बनाया गया है, फंडामेंटल राइट बनाया गया है, मूलभूत अधिकार। ठीक है, देखो फंडामेंटल राइट का इंपॉर्टेंस क्या है आपको पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा, बट जो भी मूलभूत अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट होता है, अगर ये फंडामेंटल राइट आपको नहीं दिए जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप सीधे किसके पास जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिमाग में डाल लेना कि अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट के अधिकारों का हनन होता है, मतलब वो वायलेट होते हैं, तो वी हैव द राइट टू डायरेक्टली अप्रोच अ सुप्रीम कोर्ट एंड आस्क फॉर एन मर्सी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और सुप्रीम कोर्ट को भी हमारी केस दाखिल करना ही पड़ेगा, वो ना नहीं बोल सकता है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अभी 2009 का जो आरटीई का कानून था, ये आरटीई के कानून के अंतर्गत सरकार ने शिक्षा के अधिकार को क्या बनाया है, फंडामेंटल राइट। समझ में आ रहा है? अब सरकार ने ही खुद कानून बनाया और उसको काय में डाला, फंडामेंटल राइट में डाला। तो सरकार कल जाके ऐसा बोल सकती है क्या कि पूरे सरकारी स्कूल एक झटके में बंद और सारे लोग काय में जाओ, प्राइवेट सेक्टर में जाओ? ऐसा नहीं बोल सकती है। मतलब क्या कि भले ही प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन सरकार का एजेंडा होगा, बट एकदम एक ही झटके में पूरा प्राइवेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकार को एजुकेशन देना ये किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार ने ये निभानी पड़ेंगी। क्यों पड़ेंगी? बिकॉज आरटीई कानून के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत डाला गया है, फंडामेंटल राइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर किसी बच्चे को शिक्षा नहीं मिलती है और वो बच्चा जाता है कि नहीं भाई सरकार ने बोला मेरे को प्राइवेट सेक्टर में जाना है और प्राइवेट सेक्टर की क्या है, फीस ज्यादा है, तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि इसके लिए आप शिक्षा का प्रावधान करो, या फिर जो भी आप पैसा, अगर आप स्कूल नहीं बनवा सकते हो तो जो भी फीस है कौन पे करो, आप खुद पे करो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो क्या लगता है आपको कि होना चाहिए प्राइवेटाइजेशन कि नहीं होना चाहिए, गुड है कि बैड है? इन बिटवीन नहीं होता मैडम कुछ, इन बिटवीन। हाँ हाँ, तो क्या अच्छा है बताइए, हाँ बताइए क्या अच्छा है फिर, व्हाट इज द गुड अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड व्हाट इज, हाँ हाँ वेरी गुड, क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। ठीक है, और हाँ बैड क्या है, कमर्शियलाइजेशन, और हाँ बैड में क्या है, अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कॉस्टली। अच्छा ही है में बस क्वालिटी का, और हाँ अपॉर्चुनिटीज, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर। मान लो हम तीनों के तीन अलग अलग स्कूल है, ठीक है, तो हम तीनों भी ट्राई करेंगे कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, बच्चे को अट्रैक्ट करना है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट करेंगे, मतलब कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा मतलब इनोवेशन बढ़ेगा, इनोवेटिव वे। ठीक है, इनोवेटिव वेज विल बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब अलग अलग तरीके से। आप देखो ना, प्राइवेट सेक्टर में जाओ, दिल्ली पब्लिक स्कूल में कुछ तो भी डिफरेंट रहता है, ठीक है, फिर अपना पोद्दार में कुछ तो भी डिफरेंट रहता है, ईरा इंटरनेशनल में कुछ तो भी डिफरेंट रहता है। तो हर कॉलेज क्या करता है, हर स्कूल क्या करता है, जो भी प्राइवेट सेक्टर में स्कूल है वो खुद के साथ कंपटीशन करते हैं और कुछ तो भी नया देने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी स्कूल डिफरेंट बाकी लोगों से अलग लगे। और क्या है पॉजिटिव्स, ऑनलाइन में आप भी बता सकते हो, हाँ बताओ। हाँ, कंपटीशन रहेगा तो क्या, कंपटीशन रहेगा तो फिर जो पर्सन रहेगा वो अपना मतलब जो एबिलिटीज है उसके आगे कुछ करके
वही तो मैंने बोला ना, इनोवेटिव वेज है इसमें। देखो एक तो पहला क्या है, प्राइवेट जो स्कूल रहते हैं उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा होता है, ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा इनोवेटिव वेज मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन होती है प्राइवेट स्कूलों में, और कंपटीशन अगर ज्यादा है मतलब क्या है, हर स्कूल दे विल ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंटली, मतलब दे विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ अ इनोवेटिव वेज। तो इनोवेटिव वेज बच्चों को पता चलेंगे। तीसरा, प्राइवेट स्कूलों में बेटा जो ग्रोथ होती है वो होलिस्टिक ग्रोथ होती है। प्राइवेट स्कूलों में जो ग्रोथ होती है वो कैसी ग्रोथ होती है, होलिस्टिक, कैसे ग्रोथ होती है, होलिस्टिक ग्रोथ या फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। सरकारी स्कूलों में ऐसा होता है क्या, नहीं। आप में से कोई सरकारी स्कूल में पढ़े, हाँ, तो कैसा होता है, आप मास्टर के पास लेके जाते हो, सर मेरे को क्रिकेट खेलना है, मास्टर क्या बोलता है, नहीं, क्या कर, पढ़ाई कर, होता है, ठीक है। मतलब क्या है, द अप्रोचेस इन दिस गवर्नमेंट स्कूल इज समवट रिग्रेसिव, ठीक है। बट ये ज्यादातर होता है, पर आप बोलोगे कि सर आजकल तो टीवी में आ रहा है कि जिला परिषद स्कूल में भी बहुत सारी चीजें होती है। बेटा जो हमको टीवी पे बताया जाता है ना, वो इक्का दुक्का स्कूल रहती है, बट ज्यादातर स्कूलों की अवस्था कैसी है वो सब आपको पता है, ठीक है। तो मतलब क्या, यहाँ पे होलिस्टिक ग्रोथ होता है बच्चे का, होलिस्टिक ग्रोथ नहीं बोल सकते, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, डेवलपमेंट, मतलब व्यक्तिमत्व का विकास होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सो यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस किया जाता है। मतलब प्राइवेट स्कूलों में बच्चे के एजुकेशन के साथ उसके बाकी के भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें उसका पार्टिसिपेशन बढ़ाने पे क्या किया जाता है, फोकस दिया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और अगर प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन अगर होगा तो और क्या हो सकता है, गवर्नमेंट पे का जो बर्डन है एजुकेशन का वो कम होगा। आप वो देखो ना, क्या होगा, बर्डन ऑफ एजुकेशन ऑन गवर्नमेंट विल रिड्यूस, ठीक है, बर्डन विल रिड्यूस। इज इट क्लियर? हाँ, हाँ, तो ये बात अच्छी बोली, मतलब क्या, हाँ, तो बैड पॉइंट क्या है, ये जो गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता, इसका मतलब जो स्कूल वाले हैं, प्राइवेट स्कूल वाले अपने मन मर्जी लायक कुछ भी पढ़ा सकते हैं। और सरकारी स्कूल में जो ये होता है, तरीका होता है, वो कैसे होता है, जो सरकार ने डिफाइन किया होगा पैटर्न है वही पढ़ाना पड़ता है। और अगर कुछ गलती होती है शिक्षकों से तो सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मतलब यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं मेंटेन की जा सकती है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मेंटेन की जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो प्राइवेट स्कूलों से सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं मांग सकती कि बताओ भाई क्या पढ़ा है क्या नहीं, पर सरकारी स्कूलों से अकाउंटेबिलिटी मांग सकती है, ठीक है। सो देखो, क्वालिटी, इनोवेटिव वे, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, गवर्नमेंट का बर्डन कम होता है। सो दीज आर प्रोज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। और व्हाट आर द फ्लॉज, कि भाई एक तो कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, कॉस्टली एजुकेशन बनेगा, ठीक है, गरीब जो है वो एजुकेशन से दूर जाएगा, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, दिस इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, है कि नहीं है, अगेंस्ट FR, फंडामेंटल राइट। अभी मैंने क्या बताया स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत एजुकेशन क्या बनाया गया है, मूलभूत अधिकार बनाया गया। और सरकार अगर प्राइवेटाइजेशन करती है तो ये तो अगेंस्ट जा रहा है फंडामेंटल राइट के, है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, कमर्शियलाइजेशन, कॉस्टली, अगेंस्ट फंडामेंटल राइट। और क्या हो सकता है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, है कि नहीं है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? और ये जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन होता है ये एंटी पुअर रहता है। कैसे रहता है, एंटी पुअर, गरीबों के विरोध में रहता है ना, क्योंकि गरीब लोग कॉस्टली अगर रहेगा तो गरीब कैसे पैसे दे पाएगा बेटा। और आजकल आपको पता है कि अगर आप नर्सरी के लिए भी अगर आप प्राइवेट स्कूल में बच्चे को दाखिल करवाते हो नागपुर समान सिटी में, तो 40,000 50,000 फीस साल की है बेटा, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में गरीब इंसान कहां से निकालेगा 40-50,000? समझ में आ रहा है? मतलब दीज आर गुड ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड दीज आर बैड ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा इतना? ठीक है। मतलब क्या है ना, हमको सोचना इस तरीके से। अब देखो अच्छाइयां क्या हो सकती है, अच्छाइयां तो हमने लिख ली कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। क्वालिटी एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों में क्यों मिलता है? क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो हाईली ट्रेंड रहते हैं, टीचर्स होते हैं वो हाईली ट्रेन रहते हैं, हाईली क्वालिफाइड रहते हैं, उनको पता होता है कि बच्चे को किस ढंग से, किस तरीके से पढ़ाना है। सरकारी स्कूलों का प्रॉब्लम क्या होता है, टीचर्स की में क्वालिटी नहीं होती। अगर टीचर जो है वो क्वालिटी वाला नहीं है तो वो क्वालिटी वाले बच्चे बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। सबसे बड़ा दिक्कत कहां पे आता है कि जो टीचर रहता है वो वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेन
नहीं होता है। देखो मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इक्का दुक्का कि आप मुझे एग्जांपल मत बताओ कि नहीं सर यहाँ पे तो ऐसा है, ये तो टीचर बहुत है, ठीक है। एक जिला परिषद के एक सर है, डिस्ले गुरुजी जिनको बोला जाता है, उनको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का अवार्ड मिला है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक। वो कहाँ से आते हैं? जिला परिषद से आते हैं, जिला परिषद स्कूल से आते हैं। हाँ, बट ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। बट में लार्ज सेक्टर में जब हम लोग देखते हैं तो इशू क्या है कि जो भी सरकारी स्कूल, आपको आए दिन खबरें मिलती है कि सरकारी स्कूलों में फलाना फलाना टीचर गायब है, ये गायब है, वो गायब है, रील्स हमको दिखती है। तो और किसी किसी स्कूलों में वो पढ़ाने की जगह पे वो आराम करते हुए रहता है, ये रहता है। एक ही स्कूलों को एक ही टीचर के ऊपर चार चार जो क्लासरूम रहते हैं उसकी जिम्मेदारी दी जाती है, तो बहुत दिक्कत आती है। मतलब क्या है कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स का एक प्रॉब्लम जो हमको है सरकारी स्कूलों में मिलता है, बट यहीं पे प्राइवेट स्कूलों में क्या रहता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा रहता है, टीचर्स भी अच्छे रहते हैं, इनोवेटिव वेज यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं होता है, जो भी कन्वेंशनल वे रहता है उसी तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। मतलब उसका ओवरऑल सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई लिखाई तो होती ही होती है, बट उसके अलावा बाकी जैसे स्पोर्ट्स हो गए, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इवेंट्स हो गए, उसमें उसको पार्टिसिपेट करने के लिए प्रमोट किया जाता है ताकि उसका बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, परिपूर्ण विकास हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, वेरी गुड। एक पॉइंट मिस किया हमने कि प्राइवेट सेक्टर में क्या रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहता है। देखो, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड पॉइंट, ठीक है, 5वां पॉइंट। और यहाँ पे सरकारी स्कूलों में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, होता है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि बाकी होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई, हाँ, बट वो, हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का जो स्कोप है बहुत लिमिटेड रहता है, ठीक है। अगर बच्चा खुद से पार्टिसिपेट करता है तो उसको ठीक है, बट यहाँ पे कैसा होता है, वो सिलेबस या फिर करिकुलम में इंग्रेंड होता है। यहाँ पे उसको क्या करना पड़ता है, उसको खुद से आगे जाके पार्टिसिपेट करना पड़ता है। यहाँ पे पुश नहीं मिलता, यहाँ पे पुश मिलता है। और सबसे बड़ा इशू क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो, आप आपकी स्कूल से कंपेयर मत करो, अगेन आई एम रिपीटिंग, आप ये देखो ब्रॉडर लेवल पे देखो। आज भी आप जिला परिषद में बहुत दूर दराज की स्कूलों में कभी विजिट करो तो आपको देखेंगे प्रॉपर तरीके का टॉयलेट नहीं रहता, ठीक है। टॉयलेट भी है तो पूरा खराब है, हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता, बच्चों के स्कूल में डेस्क बेंचेस नहीं रहते। दैट इज द रियलिटी। डोंट मतलब इफ यू विल ट्राई टू कंपेयर नागपुर सिटी और नागपुर सिटी के अगल बगल के गांव, तो उसमें तो सब चीज रहेंगी। बेटा, अगर सिटी के पास अगर गांव है तो उसको सब मदद दी जाती है दिखाने के लिए, बट जो दूर दराज के गांव रहते हैं उसमें ये सब फैसिलिटीज नहीं होती है। और कैसे होता है ना, आप देखो सरकारी स्कूलों में प्रॉब्लम क्या है कि जनरली जो मैंने बताया कि 1-2 टीचर रहते हैं, 2 टीचर रहते हैं और उनको 4 क्लासरूम संभालने रहते हैं। अब मुझे बताओ 2 टीचर 4 क्लासरूम को कैसे संभालेंगे? है कि नहीं दिक्कत? मतलब क्या शॉर्टेज ऑफ टीचर्स और ऑल्सो देयर। और ऐसे कंडीशन में आप वो बेचारे टीचर से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो पढ़ाई छोड़ के बाकी की भी एक्टिविटीज करे करके? इट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? और फंडिंग का बहुत इशू रहता है। प्राइवेट सेक्टर में फंडिंग इज इजीली अवेलेबल, गवर्नमेंट सेक्टर में फंडिंग इज वेरी लेस। कल के ही क्लास में हमने देखा कि सरकार का कितना खर्चा होता है एजुकेशन पे, 3 to 4% ऑफ जीडीपी, दैट इज वेरी लो एज कंपेयर टू द अदर नेशन। डेवलप कंट्री के तो तुलना में बहुत कम है। मतलब क्या है, खर्चे का भी विषय है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि जिसके आधार पे हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का जो एजुकेशन है अच्छा है, और सरकारी एजुकेशन जो रहता है भले ही वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, बट उस क्वालिटी का नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल। हमने प्रोस देखे, हमने कॉन्स देखे। अब दिक्कत यह है बेटा कि ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है, ध्यान में रखो। और जितने भी आप डेवलप कंट्री के नाम सुनते हो, यूरोपियन कंट्रीज के नाम सुनते हो, ये सारे देशों में जो एजुकेशन है वो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। सारे देशों में कौन सरकार जो होती है वो एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है और करना पड़ता है। क्यों ऐसा है? तो सरकार को बखूबी पता है कि अगर हमको विकसित राष्ट्र बनना है, अगर हमको जो डेवलप कंट्री का स्टेटस अगर बरकरार रखना है, तो हमारी जनता क्या होनी चाहिए? शिक्षित होनी चाहिए। और उसके लिए एजुकेशन और हेल्थ, ये जो बेसिक फैसिलिटी है, ये प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। और हमारा देश कैसा है? हमारा देश संविधान में लिखा है वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री। कैसा देश है हम लोग? सोशलिस्ट देश है हमारा। सोशलिस्ट का मतलब यही होता है कि सरकार जो बेसिक चीजें है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी है, बेसिक एजुकेशन है, वो कौन प्रोवाइड करेगा? सरकार प्रोवाइड करेगा, और सरकार को करना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ऐसे में कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हमारा जो आंसर है वो न्यूट्रल तरीके से होना चाहिए कि भाई ठीक है,
होना तो प्राइवेट सेक्टर अगर आता है तो इट इज वेल एंड गुड, बट साइमल्टेनियसली सरकार ने अपने भी जो सरकारी स्कूल्स है वो क्या करने चाहिए, उनको इंप्रूव करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे सकते हैं उस पर फोकस करना चाहिए, ताकि एजुकेशन क्या रहे, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड क्वालिटी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड एट एनी कॉस्ट टू द पुअरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। कितने भी गरीब घर से क्यों ना रहे बच्चा, उसके पास पैसा रहे न रहे, उसके बावजूद उसको एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेदारी और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किसी भी हालत में। मैं आपको उदाहरण बताता हूं बेटा, जापान का एक उदाहरण है, ठीक है। जापान में ऐसे आप लोगों ने इंस्टाग्राम या फिर कहाँ पे वो एग्जाम्पल देखा भी हो सकता है। जापान में एक गांव था, ठीक है, और उस गांव में एक रेलवे का स्टेशन हुआ करता था, और दिन में शायद से उस गांव में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी, बट एक लड़की उस गांव से स्कूल जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करती थी, ठीक है। अब उस टाइम पे जो ट्रेन थी, बहुत ही मतलब कोई भी ट्रेन उस टाइम पे अवेलेबल थी नहीं थी, बट उस रूट से आने जाने वाली बहुत ट्रेन पास होती थी। तो लिटरली उस स्टेशन पे एक ट्रेन हर रोज रुकती थी एक लड़की के लिए, उस स्टेशन पे एक ट्रेन हर रोज रुकती थी, ताकि वो बच्ची का एजुकेशन रुकना नहीं चाहिए। मतलब आप सोचिए, दैट इज द लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस दे गिव टू द एजुकेशन, कि एक भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहना चाहिए, इलिटरेट नहीं रहना चाहिए, उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पढ़ने की। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप सोचिए ना, इंडिया में हो सकता है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल उसको कुछ पॉलिटिकल मोटिव नहीं रहेगा, तब तक तो हमारे नेता लोग नहीं करेंगे। बट वहां पे ऐसा है कि नहीं भाई, वो ड्राइवर को पता था कि नहीं वो लड़की आती है, उसकी स्कूल का टाइम वो रहता है, तो आई शुड स्टॉप एनी हाउ, ठीक है, ताकि वो क्या उसका स्कूल मिस ना हो सके और अपना एजुकेशन वो टाइम पे कंप्लीट कर सके। सो दैट इज द लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस दे गिव, मतलब दे मतलब कौन, डेवलप कंट्री वाले देते हैं। और बेटा ये चीज दिमाग में बैठा लो कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हमको दिखते हैं, भले ही वो कैपिटलिस्ट है, ठीक है, पूंजीवादी है, मतलब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, बट उनके अंदर भी हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन, दीज आर बेसिक फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड एट फ्री ऑफ कॉस्ट टू देयर सिटीजन, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको कोई पूछता है कि एजुकेशन सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए कि बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस मतलब क्या कि सरकार का जो रोल है, सरकार ने वो बखूबी निभाना चाहिए, सरकारी स्कूलों को स्ट्रेंथन करना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर भी साइमल्टेनियसली उसके साथ क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि कल जाके पूरा प्राइवेट सेक्टर को दे दो और सरकारी बंद कर दो। अगर वैसा होता है, मान लो कल जाके अगर ऐसा हो गया कि पूरा का पूरा एजुकेशन सेक्टर प्राइवेटाइज हो गया, बेटा गरीब तो पहले ही बाहर है, इतना फी अफोर्ड कर पाएगा क्या गरीब? नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, जो स्पेसिफिकली अगर सोसाइटी की बात करें तो SC, STs, OBCs, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास से जो लोग बिलोंग करते हैं, वो तो पहली सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। मतलब कास्ट वाइज अगर देखा जाए तो जो पिछड़ी जाती है वो पिछड़ी रह जाएंगी, क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और अगर गरीबी के वाइज देखा जाए, सोशल स्ट्रेटा के वाइज देखा जाए, तो जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, जो गांव में रह रहे हैं, देहात में रह रहे हैं, वो लोग भी इतना कॉस्टली एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सो अल्टीमेटली क्या होगा कि भारत की आधे से ज्यादा जनता, मतलब आधे से नहीं बट 10 to 20% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विल रिमेन इलिटरेट, ठीक है। क्यों इलिटरेट रहेंगी? क्योंकि इतना कॉस्टली अफोर्डेबल वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या कि सरकार की जिम्मेदारी है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट एज वेल एज इंडिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो देखो, कोई भी टॉपिक हमारे सामने आता है तो उसको सिर्फ बाइनरी कभी भी आंसर्स नहीं रहते। बाइनरी आंसर मतलब क्या? हाँ या ना। तो प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए क्या नहीं, तो इसका आंसर कभी हाँ या ना नहीं रहेगा। इसका आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, एलाबोरेट करना पड़ेगा, आपको बैलेंस कंक्लूजन वहां पे देना पड़ेगा कि नहीं भाई प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो ठीक है, बट सरकार ने भी खुद का रोल जो है वो मेंटेन करना चाहिए और सरकारी स्कूलों को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसमें भी बहुत सारे हैं। अभी आप मेंशन कर सकते हो कि सरकार ने न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई है, जिसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है, टीचर्स की ट्रेनिंग और अच्छी की जा सकती है, अच्छे लेवल के टीचर्स बनाए जा सकते हैं। और अच्छे लेवल के टीचर बनेंगे तो स्टूडेंट्स भी कैसे बनेंगे, अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स बनने के लिए तैयार बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? और भाई हमारे पास एग्जाम्पल है ना, कि आप देखिए ना, यू कैन कोट एनी एग्जाम्पल्स ऑफ एनी जिला परिषद स्कूल विच इज डूइंग वंडरफुली। और टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ दिल्ली मॉडल, ठीक है। जब अरविंद केजरीवाल था तो उस टाइम पे भी उसने बताया ना
कि स्कूल लोग अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूलों से निकाल के पब्लिक स्कूलों में करवा रहे थे। तो इसका मतलब क्या, अगर पॉलिटिकल विल पावर रहती है, राजकीय इच्छा शक्ति रहती है, तो हमारे नेता लोग कुछ भी कर सकते हैं। और पैसे की कमी नहीं है हमारे देश में, पैसा बहुत है, बट इशू क्या है कि पैसे का सही तरह से इस्तेमाल करना इज मस्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो ये बहुत आवश्यक है। और दिल्ली का मॉडल हमको बताता है कि अगर आप पब्लिक स्कूल अच्छे बनाते हो तो लोग खुद ब खुद आते हैं। ठीक है, तो ये आवश्यक है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, उसके बाद हाँ हाँ गवर्नमेंट को प्राइवेट ये देखते रहना चाहिए दावत तो है ना। सरकार ने क्या किया है, ये आरटी के कानून के अंतर्गत क्या क्या किया कि भाई बैलेंस रखना चाहिए। स्कूल के अंदर भी जो बच्चे हैं उनको समझना चाहिए कि भाई कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि जो डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं। मतलब डिसएडवांटेज सेक्शन मतलब कौन सा, जो गरीब घर से आते हैं, जिनके पास प्रॉपर गाड़ी घोड़ा नहीं है, कैसे तो भी उनका गुजराना चल रहा है। तो इसीलिए तो सरकार ने आरटी के कानून के अंतर्गत क्या किया है, जो प्राइवेट स्कूल्स है उनके अंतर्गत जो 25% सीट्स होती है वो किसके लिए रिजर्व कर रखी जाती है, गरीब घर से जो बच्चे आते हैं, अंडर प्रिविलेज सेक्शन से जो लोग आते हैं, जो गरीब घर से लोग आ रहे हैं, जिनका इनकम उतना नहीं है कि उस स्कूल की फी अफोर्ड कर पाए, तो उनके लिए क्या किया जाता है, आरटीई के कानून के अंतर्गत 25% सीट्स क्या किए जाते हैं, रिजर्व रखे जाते हैं। देखो उसका पर्पस एक तो ये है कि जो भी कोई भी बच्चा है वो स्कूल से या फिर एजुकेशन से दूर नहीं रहना चाहिए। मतलब उसको भी एजुकेशन का अधिकार मिलना चाहिए, भले वो सरकारी स्कूलों में रहे या फिर प्राइवेट स्कूलों में। और कल मैंने आपको बताया था कि जो 25% सीट्स रिजर्व रखी जाती है हर प्राइवेट स्कूल में, उसका पैसा सरकार देती है उस स्कूलों को। मतलब सरकार पैसा भी दे रही है, फुकट में नहीं पढ़ा रही है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो एक फैक्टर है कि भाई बच्चे को एजुकेशन मिलना। दूसरा फैक्टर ये है कि भाई जो ये है, बच्चे जो रहते हैं ना, बच्चा क्या होता है बेटा, मिट्टी का गोला रहता है। बच्चा क्या होता है, छोटे बच्चे जो रहते हैं वो मिट्टी के गोले समान रहते हैं। मिट्टी के गोले को कैसा आप कैसा भी शेप दे दो वैसा बन जाएगा, तो छोटे बच्चे वैसे ही होते हैं। और छोटे बच्चों को डाइवर्सिटी समझनी चाहिए। ठीक है, और डाइवर्सिटी की जब मैं बात कर रहा हूँ विविधता की, तो इसमें एक डाइवर्सिटी आती है, सोशल डाइवर्सिटी। मतलब समाज के अलग अलग स्तर के लोग, अलग अलग स्तर के बच्चे जब एक साथ आके एक जगह पे बैठते हैं और एक साथ शिक्षा लेते हैं, तो उनको अलग अलग पर्सपेक्टिव समझ में आते हैं। अलग अलग सोशल कैटेगरी के बच्चे जब एक साथ बैठते हैं तो उनको समझ में आता है कि कोई बच्चा अमीर है, कोई बच्चा गरीब है। मतलब क्या, सबने साथ मिलके पढ़ना आवश्यक है। एक प्रकार से मतलब उनमें यूनिटी की भावना पैदा होती है और उसके आधार पे वो आगे जाते हैं, ताकि वो बाद में जाके डिस्क्रिमिनेट ना करें। समझ में आ रहा है? उनको अगर बचपन से पढ़ाया जाएगा कि नहीं भाई कोई लोग अमीर रहते हैं, कोई गरीब रहते हैं, कोई यहाँ से बिलोंग करते हैं, किसी के पापा ये काम करते हैं वो काम करते हैं, तो उनको अगर वो एक यूनिटी बचपन से अगर उनके दिमाग में डाली जाएंगी तो शायद से बाद में जाके वो भेदभाव नहीं करेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं कि अमीर घर के जो बच्चे रहते हैं वो स्कूल भी वैसे रहता है और वैसे ही वो पूरा उनका ग्रेजुएशन वैसे निकल के आता है। और जब वही बच्चा बाहर निकल के आता है तो उसमें मैनरिज्म नहीं रहता है, उसको ये पता नहीं होता है कि भाई जो बुजुर्ग इंसान है उसके साथ कैसे बात करना, कोई गरीब अगर इंसान है उसके साथ कैसे बात करना, वो सबको इक्वल लेवल पे ट्रीट करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये बहुत बुरा होगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये तो हो गया एजुकेशन का, समझ में आ रहा है? ठीक है, ऑनलाइन में किसी को डाउट है बेटा यहाँ इस टॉपिक में कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोगों ने ये एक पूरा इंट्रोस्पेक्टिव तरीके से इसको देखा है। अब देखो इसमें भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी सरकार क्या कर रही है ना, स्कूलों को बंद कर रही है। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही ऑर्डर है कि जहां पे जो बच्चे हैं, बच्चों की अगर संख्या एक लेवल से कम होती है स्कूल में, अगर जो बच्चों के दाखिले का प्रमाण है वो अगर कम होता है तो सीधे वो स्कूल क्या किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो सरकार का ये ऑर्डर है। अब ऐसे कंडीशन में मैंने आपको जापान का उदाहरण बताया कि एक बच्चे के लिए ट्रेन रुकती थी बेटा, एक बच्चे के लिए ट्रेन रुकना, और यहाँ पे अगर 10-20 बच्चे रह रहे तो स्कूल बंद करना, ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा एक बोल सकते हैं विरोधाभास हमको दिखता है कि सरकार एक टाइम पे बोलती है कि एजुकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट दूसरे साइड में क्या बोलती है, नहीं यार खर्चा ज्यादा हो रहा है तो क्या करते हैं, बंद करते हैं। मतलब क्या, सरकार ने भी सोचना चाहिए कि भाई एजुकेशन का महत्व क्या है। हम लोग बार बार बात करते हैं कि हमको विकसित करना है, ये किसको फलाना डेवलप होना है, ये होना है वो होना है, बट आवश्यक क्या है बेटा, इन सबकी शुरुआत कहाँ से होती है, अच्छे एजुकेशन से। ये सारों की शुरुआत कहाँ से होती है? इफ यू वांट टू बिकम अ वर्ल्ड पावर, शुरुआत होती है बेटा एजुकेशन से। अगर हमको मॉडर्न तरीके के इक्विपमेंट बनाना है, शुरुआत होती है एजुकेशन से। अगर हमको डिफेंस में नंबर 1 पे जाना है, शुरुआत होती है एजुकेशन से। मतलब सारे सेक्टर के लिए जड़ क्या है, एजुकेशन। और अगर एजुकेशन जो नींव है, जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो अगर स्ट्रांग रहेगा तो आपका पेड़ अच्छा खड़ा रहेगा।
और अगर एजुकेशन ही आपका वीक है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो सपना है वो सपना ही बन जाएगा, विश्वगुरु सपने में बन जाएंगे, कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज अ स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन, बट क्या होना चाहिए? प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम वही है, योजनाएं बहुत अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो ठेंगा दिखाया जाता है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, हाँ। तो जो भी अलग अलग आपको यहाँ एग्जांपल्स मिलते हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट कुछ अगर ऐसा इनोवेटिव उपक्रम करता है तो लिख के रखना। जैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ किया, लिख के रखना। झारखंड गवर्नमेंट ने कुछ किया, लिख के रखना कि भाई एजुकेशन के लिए क्या अलग अलग किया जा रहा है, ताकि कल जाके अगर सवाल आए तो आपके पास में एग्जाम्पल्स रहने चाहिए कि देखो भाई यहाँ पे स्टेट ने ऐसा ऐसा किया और बच्चों का एजुकेशन लेवल इंप्रूव हो गया। ठीक है, देखो बेटा आज भी दिक्कत क्या है ना, आज भी सरकारी स्कूलों में आपको बात बता रहा हूँ कि एक प्रथम नाम की संस्था है। कौन सी संस्था? प्रथम नाम की एक संस्था है, एनजीओ है। वो एनजीओ भारत में हर साल एक सर्वे करती है। ठीक है, और सर्वे में क्या देखती है, ये स्कूल के जो बच्चे होते हैं इनको क्या समझता है, कितना पढ़ना लिखना आता है, बेसिक जो न्यूमेरेसी होते हैं, बेसिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम, वो उनको सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है। तो ये पूरा जो सर्वे होता है ये कौन करती है? एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम। ठीक है, PHAM। ठीक है, ये एनजीओ करती है। और जो रिपोर्ट होता है ना, उस रिपोर्ट का नाम है असर, ASER। रिपोर्ट का नाम क्या रहता है? असर, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। आपका होमवर्क है, लिखो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, ये असर का रिसेंट वाला रिपोर्ट पढ़ लेना तो आपको रियलिटी समझ में आएंगी कि भारत में एजुकेशन की अवस्था बहुत बुरी है। ठीक है, क्या है असर का फुल फॉर्म? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। और कौन सी संस्था पब्लिश करती है? प्रथम नाम की एनजीओ। ठीक है, तो ये रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि बेटा 6वीं और 7वीं के जो बच्चे हैं उनको दूसरी और तीसरी कक्षा का जो रीडिंग चैप्टर्स रहते हैं उनको पढ़ना नहीं आता है। 5वीं और 6वीं के जो बच्चे हैं उनको बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं आ रहे। बेसिक मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिविजन, ये सब। ये क्या दर्शा रहा है कि भाई बच्चे स्कूल्स में 1 क्लास से डिफरेंट क्लास में तो मूव हो रहे हैं, बट क्या है, क्या उनके स्किल्स अपग्रेड हो रहे हैं क्या? और दिक्कत है बेटा कि ऐसी अगर जनरेशन बनेगी तो क्या जनरेशन ये हमको चांद पे लेके जाएंगी? नहीं, ये हमको जमीन पे ही रखेंगे। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपका होमवर्क है असर रिपोर्ट प्रथम, कल मुझे बताना क्या है क्या नहीं करके। मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आपको खुद पढ़ के आना है और एक लिख लेना कि भाई क्या क्या कंडीशन है देश की, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेटा, पहला तो एजुकेशन हो गया, दूसरा क्या होता है? बेसिक हेल्थ फैसिलिटी। जिस प्रकार से एजुकेशन की जिम्मेदारी किस पे होती है? सरकार पे होती है कि सरकार शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द पीपल ऑफ कंट्री। उसी प्रकार सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटी है वो भी किसने देना चाहिए? सरकार ने देना चाहिए। बराबर है? तो इसके लिए सरकार ने योजना भी लॉन्च की है, कौन सी? आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, सो अवर नेशनल पॉलिसी एम्स एट इंप्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद अ स्पेशल फोकस ऑन अ अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। देखो अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन मतलब क्या? कि ऐसे लोग कि जो समाज के विकास से बहुत दूरी पे है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको दिखता होगा, जिप्सीज रहते हैं, भटके लोग। जिप्सीज पता है ना, जो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जिनको भटके विमुक्त लोग ये कहा जाता है। ठीक है, जनरली जो ये अपने रहते हैं ना एनिमल रियरिंग वाले, शेरी पालन वगैरह जो करते हैं, वो देखो रास्ते पर से अपने जो ये रहते हैं भैंसे या फिर गाय वगैरह रहते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। ये लोग आते हैं अंडर प्रिविलेज सेक्शन में। ठीक है, इनको कुछ भी कनेक्शन नहीं रहता है। दूसरा, जो गांव के अंदर जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो दलित समाज से आते हैं और अपने गांव से बाहर जिनको रखा जाता है, तो ये ज्यादातर जो लोग जिस कैटेगरी में आते हैं वो कौन से? अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब समाज के एकदम निचले स्तर में रहने वाले जो लोग हैं उनको बोला जाता है अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वो भी सब आते, क्योंकि अंडर प्रिविलेज ही है ना। पर उसको खाने को है क्या? खाने को छोड़ो, सरकार क्या बोलती है? सरकार छोड़ो, हमारा संविधान क्या बोलता है कि बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये शब्द जो आता है ना, तो ये बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या इंक्लूड होता है भाई? अच्छा पक्का घर होना चाहिए। पक्का घर मतलब आप ऐसा मत बोलो सर बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं,
एक या फिर 2 रूम का भी रहे तो भी चलेगा, बट पक्का घर होना चाहिए। दूसरा, अन्न वस्त्र निवारा, ठीक है, वस्त्र कपड़े होने चाहिए। दूसरा, घर तो होना चाहिए और खाने के लिए खाना होना चाहिए, ठीक है, ये 3 चीजें बेसिक। उसके अलावा बेसिक हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए। बेसिक हेल्थ फैसिलिटी मतलब ऐसा नहीं कि 5 स्टार सामान अस्पताल हो, बेसिक वाला भी होगा तो भी चलेगा, बट हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए। बेसिक लेवल का एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। तो जब ये सारी चीजें मिलती है तब हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्पेसिफिक पर्सन है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एवरेज ठीक ठाक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि वो हाइजीन मेंटेन कर रहा है, उसकी हेल्थ भी अच्छी है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहा है और खुद भी कमाई करके थोड़ा बहुत ला रहा है। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। और इससे भी बहुत एडवांस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होता है, जैसे लग्जरियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है कि कोई कोई लोग अपार्टमेंट्स रहते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर पूरी चकाचौंध करते हैं, वो कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया? एकदम लग्जरियस, कि उसके बच्चे भी आप देखो एकदम हाई पॉश स्कूलों में जाते हैं जहां पे एसी लगे हुए रहते हैं, ऐसे स्कूल में जाते हैं, वो अलग और नीचे वाला अलग। तो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी मतलब क्या, कि ऐसे लोग जिनको ये बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अवेलेबल नहीं होती है। तो जो रोड साइड भिखारी रहता है उसको है क्या, कुछ भी नहीं, हाइजीन मेंटेन नहीं करता। आप देखो बेचारे कहाँ से भी कुछ भी हाथ लगाते हैं, कोई भी देता है तो खा लेते हैं, और उनकी हेल्थ कैसे रहती है, बहुत बार तो वो एकदम कुपोषित नजर आते हैं आपको, ठीक है। जो छोटे छोटे बच्चे देखना, ऑब्जर्व करना, हाइट ज्यादा रहती है बट उनकी एकदम बारीक रहती है, उनकी हड्डियां पूरी दिखती रहती है। तो मतलब क्या है ये ऐसे लोग हैं कि जो अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? ठीक है। सो अपनी जो नेशनल पॉलिसी है हेल्थ रिलेटेड, उसमें फोकस किसका है सरकार का, कि भाई जो हेल्थ सुविधा है वो कैसी होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए। मतलब गरीब रहे अमीर रहे उसको वो हेल्थ फैसिलिटी क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। देन फैमिली वेलफेयर भी उसमें इंक्लूड है, और न्यूट्रिशनल सर्विसेज भी। न्यूट्रिशनल सर्विसेज के लिए सरकार ने अलग अलग योजनाएं लॉन्च की है, जैसे मिड डे मील योजना, माध्यान्ह भोजन योजना, जिसका नाम बदल के सरकार ने अभी क्या किया है, पोषण अभियान। क्या रखा है? पोषण अभियान। और ये पोषण अभियान के अंतर्गत जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशनल खाना मिले, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार लेती है कि नहीं भाई हम देंगे। आंगनवाड़ी इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट न्यूट्रिशनल फूड, कि छोटा बच्चा जो रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी सरकार ने फोकस क्या पे किया है कि छोटा बच्चा जो है उसको एजुकेट करो। अब एजुकेशन करना तो ठीक है, बट एजुकेशन जो भी टीचर उसको पढ़ाएगा वो उसके दिमाग में जाने के लिए उसका दिमाग स्ट्रांग रहना आवश्यक है, मतलब अच्छा खाना मिलना आवश्यक है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो न्यूट्रिशनल सर्विसेज भी हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत दी जाती है। हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग। अगर हमको खुद का पोटेंशियल एक्सप्लोर करना है तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है बेटा, कि हम लोग हेल्दी होने चाहिए, ठीक है। एजुकेशन बाद में आएगा, बट अगर हमारी हेल्थ ही हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? कैपिटल फॉर्मेशन की, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, कि जो भी जनता है वो तंदुरुस्त होनी चाहिए, उसको न्यूट्रिशनल खाना मिलना चाहिए। जब ये मिलता है तब उसको जो भी पढ़ाया जाएगा वो ग्रास्प करेगा और होशियार बनेगा और देश के तरक्की में योगदान। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब हेल्थ की जब बात करते हैं बेटा, तो भारत में हेल्थ सेक्टर 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। भारत में हेल्थ सेक्टर 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। पहला जो स्टेज होता है उसको बोला जाता है प्राइमरी हेल्थ सेक्टर, दूसरा स्टेज जो होता है उसको बोला जाता है सेकेंडरी हेल्थ सेक्टर, और तीसरा जो हेल्थ सेंटर होता है उसको बोला जाता है टर्शरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, मतलब जो हेल्थ सेक्टर जो है ये 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है, भारत में नहीं पूरे दुनिया में। अब देखो पहला जो स्टेज है, वो पहला स्टेज कौन सा है, जिसको बोला जाता है प्राइमरी हेल्थ स्टेज या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में पीएचसी। तो मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि हर गांव के अंदर क्या होता है, एक पीएचसी होना मैंडेटरी है और होती ही है। ठीक है, फिर आपके गांव में एक्टिव है नहीं है, आप जब भी नेक्स्ट टाइम जब यू विल विजिट योर विलेज, सो आपको एक बिल्डिंग दिखेंगी ही दिखेगी कि जहां पे लिखा रहेगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको ही बोला जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। देखो बेटा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का पर्पस क्या होता है? एनीबॉडी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर? ऑनलाइन में आप भी बता सकते हो। हाँ, सिर्फ गरीब, हाँ हाँ, देखो सिंपल सी बात है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब क्या, कि कोई भी जो ऐसे डिसीजेस है, दोज डिसीज आर वेरी कॉमन अमंग द पब्लिक, ठीक है, और उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर एक टैबलेट भी दी तो इंसान जो है वो टैबलेट खा के क्योर हो सकता है। सो बेसिकली ऐसे जो डिसीजेस होते हैं जो अर्ली स्टेज पे प्रिवेंटेबल रहते हैं,
वो डिसीजेस का निदान या फिर वो डिसीज को डायग्नोज कहाँ पे किया जाता है, प्राइमरी स्टेज पे। ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है, जैसा गांव के अंदर रहता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। बेटा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक स्वास्थ्य कर्मी होता है जिसको जनरली आशा कहा जाता है। आशा मतलब क्या, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक आशा बहन होती है, ASH, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, सो ये जो आशा बहन होती है ये इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को चलाती है, बिकॉज इंडिया में इतने डॉक्टर नहीं है कि हर गांव में हम लोग डॉक्टर दे करके। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे परमानेंट जो मेंबर होता है वो कौन रहती है, एक स्वास्थ्य कर्मी होता है जिसको बोला जाता है आशा, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। और ये आशा जो रहती है इसको प्रॉपर पगार वगैरह होता है सरकार की तरफ से, और हफ्ते में एक आध दिन यहाँ पे डॉक्टर आता है जो जो पेशेंट्स रहते हैं उनको ट्रीट करता है, बट बाकी दिन पूरा जो हेल्थ सेंटर है वो कौन चलाती है, आशा बहन चलाती है। अभी आशा बहन मतलब क्या, आप जनरली जब भी आप डॉक्टर के पास क्लिनिक में जाते हो ना, तो क्या होता है ना, एक डॉक्टर खुद रहता है और डॉक्टर का एक कंपाउंडर रहता है। अब जो कंपाउंडर होता है ना, उसको डॉक्टर की जो बेसिक चीजें होती है, जैसा इंजेक्शन लगाना तो डॉक्टर उसको बोलता है भाई लगा इसको इंजेक्शन, कुछ अगर ट्रीटमेंट करना है तो बेसिक ट्रीटमेंट वो कंपाउंडर को बता देता हो। तो ये आशा क्या होती है ना, एक प्रकार का कंपाउंडर। तो मान लो अगर गांव के अंदर, जैसा प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहाँ पे होते हैं, गांव में होते हैं, तो गांव के अंदर किसी बच्चा है, छोटा बच्चा है, उस बच्चे को दस्त हो गया, दस्त मतलब लूज मोशन हो गया, डायरिया लग गया। ठीक है, इट इज अ कॉमन बीमारी इन इंडिया कि बच्चों को अगर पेट खराब हो गया तो बच्चों को बचपन में क्या होता है, डायरिया होता है, लूज मोशन होता है, और बहुत सारे केसेस में क्या होता है, बच्चों की जाने भी जाती है। मतलब आप सोचिए, सीधा सादा सादा क्या हुआ है, सिर्फ लूज मोशन लगे। और आजकल ये इट इज अ कॉमन बीमारी, हम लोग अगर हम लूज मोशन या फिर हमारा पेट खराब होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और टैबलेट लेके खा के क्योर हो जाते हैं। मतलब इट इज क्यूरेबल बीमारी। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं भी जाते हो तो ORS सोल्यूशन इज देयर। कौन सा सोल्यूशन है, ORS। ठीक है, ORS का फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेटेड सोल्यूशन। इसके अंदर जो भी मिनरल्स रहते हैं वो इसमें रहते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग ब्रांड के अंदर आता है, बट ORS सोल्यूशन बहुत ही सस्ते में मिलता है। तो बेटा ये आशा बहन क्या करती है, अगर गांव में किसी छोटे बच्चे को अगर दर्द होते हैं, मतलब लूज मोशन होते हैं, तो बच्चा इसके पास जाता है और ये क्या करती है, ORS का सोल्यूशन दे देती है कि भाई उसको, उसके माता पिता को बताती है कि इसको चम्मच चम्मच से पिलाते रहो, ये जो भी इसके बॉडी से न्यूट्रिशनल एलिमेंट बाहर जा रहे हैं वो इससे रिकवर हो जाएंगे, और ये टैबलेट आप या फिर जो सिरप है ये आप दे देना। मतलब जो बेसिक ट्रीटमेंट है लोगों की वो कहाँ पे की जाती है, प्राइमरी सेंटर। दूसरा, आजकल फीवर इज वेरी कॉमन, तो फीवर हो गया तो जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो कहाँ पे होता है, बच्चे जो गांव में रहने वाले कहाँ पे होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर का पर्पस ये होता है कि जो भी बेसिक बीमारियां जो लोकल लेवल पे ट्रीट हो सकती है वो सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे दिया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति है और उसको कुछ ऐसी डेंजरस बीमारी हो गई कि उस बीमारी का इलाज यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो फिर वो बीमारी के लिए उसको कहां पे जाना पड़ेगा, गांव से निकल के तालुका लेवल पे जाना पड़ेगा, और तालुका लेवल पे रहता है बड़ा सा अस्पताल। ठीक है, अब ये बड़ा सा जो अस्पताल रहता है, हॉस्पिटल रहता है, इसमें डॉक्टर्स भी रहेंगे, बड़े डॉक्टर्स भी रहेंगे, छोटे डॉक्टर्स भी रहेंगे, और फिर यहाँ पे क्या रहता है, बेड्स रहते हैं। बराबर है, नंबर ऑफ बेड्स आर देयर, बेड्स रहते हैं, डॉक्टर्स रहेंगे, नर्स रहेंगे, पूरी सिस्टम रहती है। और जब उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो फिर उसको सेकेंडरी हेल्थ सेंटर पे भेजा जाता है। और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर मतलब क्या होता है, तालुका लेवल के जो अस्पताल होते हैं वो होते हैं। अब वो अस्पताल में फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा, उसको बेड वगैरह रहेंगे, उसको एडमिट किया जाएगा और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा। समझ में आ रहा है। अगर वो क्योर होता है तो यहाँ से उसको घर पे भेजा जाएगा वापस। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अगर मान लो ट्रीटमेंट के दरमियान उस व्यक्ति के बॉडी में ऐसा कुछ एलिमेंट मिला कि जिससे डॉक्टर को लग रहा है कि भाई ये ट्रीटमेंट तालुका लेवल पे भी पॉसिबल नहीं है और इसको कुछ सुपर स्पेशलिटी या फिर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, तो फिर क्या किया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो उसको डायग्नोज हो गया कैंसर। अगर उस व्यक्ति को कैंसर हो गया तो यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा क्या, नहीं, उसको स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। तो ये जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं जिसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहा जाता है, तो इनको बोला जाता है टर्शरी हेल्थ सेंटर। नागपुर में आप देखो एम्स है, एम्स मल्टी स्पेशलिटी है। ठीक है, उसके बाद कैंसर इंस्टीट्यूट भी है। ये क्या है, टर्शरी हेल्थ सेंटर है कि जहां पे भाई ऐसी बीमारियों का इलाज कि सिर्फ स्पेसिफिक अस्पताल में ही हो सकता है, तो ऐसे सारे अस्पताल काय में आते हैं, टर्शरी हेल्थ सेंटर में आते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन। सो जो हेल्थ फैसिलिटी हेल्थ सेंटर होता है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होते हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी। प्राइमरी मतलब क्या, गांव के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहते ही रहता है। शहर में क्या होता है बेटा,
अपने पास ही आप देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 किलोमीटर रेडियस में देखूं तो कम से कम आपको 50 डॉक्टर मिल जाएंगे, ठीक है, और हर डॉक्टर का खुद का एक क्लिनिक होता है, ठीक है, और वो क्लिनिक में आप जाते हो और क्या करते हो, ट्रीटमेंट लेते हो, दवाई लेके घर पे जाके रेस्ट करके क्योर हो जाते हो, दैट इज नोन एज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब मान लो किसी गांव के अंदर अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक्टिव नहीं है, किसी गांव के अंदर, बहुत सारे गांव ऐसे बेटा भारत के, स्पेसिफिकली इन नॉर्दर्न इंडिया, कि उन गांव में ये प्राथमिक सुविधा केंद्र जो हर गांव में होना चाहिए, ये बिल्डिंग तो रहती है बट एक्टिव रहता है क्या, चालू रहता है क्या, नहीं रहता है, तो क्या होगा, अगर गांव के अंदर अब मान लो किसी बंदे को फीवर हो गया, कुछ हो गया, अब उसका ट्रीटमेंट तो हो ही नहीं पा रहा है, हाँ, इन्फेक्शन फैलेगा, क्या होगा, फिर वो डायरेक्टली उसको कहाँ पे जाना पड़ेगा, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, मतलब डायरेक्टली उसको तालुका लेवल पे जाना पड़ेगा और एडमिट होना पड़ेगा। अब आप देखो बेटा प्रॉब्लम कहाँ पे है ना, यहाँ पे अगर मान लो उसके गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहता, प्राथमिक सुविधा केंद्र अगर रहता, तो उसका ट्रीटमेंट यही हो जाता और घर पे जाके बैठ जाता, मतलब उसकी रोजी रोटी चालू रहती, ना उसका पैसे का वेस्टेज होता, ना कुछ होता, और ट्रीटमेंट यही पे हो जाता। बट ये बंद होने के कारण क्या हो रहा है, वो सीधा जा रहा है सेकेंडरी हॉस्पिटल में। अब उसका जो डिसीज था, उसका डिसीज तो ट्रीटेबल था, क्यूरेबल था इसी लेवल पे, बट क्या हो गया, ये बंद होने के कारण उसको कहां पे आना पड़ा है, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर पे आना पड़ रहा है। मतलब अननेसेसरी जो एक बेड यहाँ पे जो क्रिटिकल पेशेंट को होना चाहिए था, वो किसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, तो फिर 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट लेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। बट मान लो उसी दरमियान अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है कि जिसको बहुत गंभीर बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट यही हो सकता है, उसको क्या होगा, उसको बेड नहीं मिल पाएगा, तो उसको वापस भेजा जाएगा या फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है ना कि बहुत बार ये प्राथमिक सुविधा केंद्र बंद होने के कारण जो जिन पेशेंट्स को बेड की अवेलेबिलिटी होती है उनको ना मिलते हुए ऐसे पेशेंट्स को बेड मिल जाता है कि जिनको अगर सही टाइम पे अर्ली स्टेज पे अगर उपचार मिलता तो शायद से उनको इतना बड़ा डिसीज ना होता, तो ये दिक्कत आ जाती है। समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, टर्शरी हेल्थ सेंटर, हर एक सेंटर का खुद का अलग अलग रूल होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? शायद से आपको बताऊंगा। अगेन आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ दिल्ली। बेटा दिल्ली सरकार जो थी पुराने वाली, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए थे। कौन से क्लिनिक शुरू किए थे? मोहल्ला क्लिनिक। दिल्ली की जो सरकार थी, अभी भी शायद से एक्टिव है, जो नई सरकार आई उन्होंने बोला है कि हम लोग भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। बट ये मोहल्ला क्लिनिक का पर्पस क्या था कि भाई लोगों को घर के पास ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर की सुविधाएं अवेलेबल करवा के दे, वो भी कॉस्ट अफोर्डेबल रेट। समझ में आ रहा है? ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक नाम ही क्या है, मोहल्ले का क्लिनिक, कि भाई अगर मोहल्ले से जो भी लोग हैं उस क्लिनिक में आएंगे, उनका ट्रीटमेंट वहीं पे हो जाएगा। मतलब अगर कोई गंभीर बीमारी अगर होती है तो फिर उसको सेकेंडरी लेवल पे जाना पड़ेगा, और अगर उससे भी डेंजर है तो फिर उसको टर्शरी लेवल पे शिफ्ट किया जाएगा। बट जो ज्यादातर जो बीमारियां, ऐसा देखने को मिला है बेटा कि ज्यादातर जो बीमारियां हमारे देश में है, वो ज्यादातर बीमारी 80 to 90% जो डिसीजेस है, दीज आर ट्रीटेबल एट अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज मतलब क्या? प्राइमरी लेवल पे उसको ट्रीट किया जा सकता है, बट आवश्यक क्या है, ये एक्टिव होना आवश्यक है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखो बेटा क्या होता है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सेकेंडरी सेक्टर है, हेल्थ टर्शरी है, ये तीनों में भी सरकारी अस्पताल भी आपको मिलेंगे और प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल भी आपको मिलेंगे। ठीक है, अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तो सरकारी है, बट सेकेंडरी में जब वो तालुका में जाता है, तालुका लेवल पे, तो वहां पे सरकारी अस्पताल भी रहते हैं, प्राइवेट भी रहते हैं। और टर्शरी में भी जाता है तो यहाँ पे भी 2 ऑप्शन रहते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप मेडिकल में भी जा सकते हो, आप एम्स में भी जा सकते हो, या फिर आप वोखार्ड में भी जा सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, बट क्या होता है ना, ज्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर में क्यों जाते हैं? अच्छे से ट्रीटमेंट होता है, हाइजीन मेंटेन किया जाता है, ठीक है, और पर्सनली ध्यान दिया जाता है। और भाई हम लोग डॉक्टर को भगवान समझते हैं, ठीक है, कि भाई वो जो भी बताएगा हमको करना पड़ेगा, ताकि जिंदगी का सवाल रहता है ना, तो ऐसे कंडीशन में मतलब ये फैक्टर्स मायने रखते हैं। और क्या, जो डॉक्टर रहता है वो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करता है। बहुत बार सरकारी अस्पताल में ऐसा देखा गया है कि भाई जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ नाम का रहता है, निग्लिजेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये दिक्कत है। तो इसके कारण क्या होता है ना कि हमारी स्वास्थ्य सुविधा प्रॉपर न होने के कारण बहुत सारे लोग प्राइवेट अस्पताल में जाके लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ट्रीटमेंट लेते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इसके कारण क्या हो रहा है ना बेटा कि बहुत सारे उदाहरण आपको दिखेंगे। मैं आपको अभी रिसेंटली क्या हुआ हमारे देश में या फिर पूरे दुनिया में, कोरोना आया था। कोरोना के वक्त तो सबने देखा बेटा कि जो मतलब ऐसे पेशेंट्स आ रहे थे कि जिनको एकदम माइन्यूट सिम्टम्स दिख रहे थे, उनका भी बिल कितना आ रहा था, 15 लाख 20 लाख प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, किसी किसी की तो पूरी लाइफ सेविंग भी उस डिसीज के ट्रीटमेंट में चले गई। 50-50 60-60 लाख उनके एक झटके में चले गए।
क्यों? क्योंकि भाई पहली प्रायोरिटी सब लोग किसको दे रहे थे? हेल्थ को दे रहे थे कि भाई जान बचेंगे तो उसके बाद पैसे को देख लेंगे। बट क्या हो रहा था कि जो मिडिल क्लास लोग थे, जिनकी लाइफ सेविंग पूरी एक झटके में जा रही थी, वो क्या बन रहे थे? गरीब बन रहे थे। तो बेटा ये हेल्थ सेक्टर जो है, मतलब हेल्थ के कारण, अलग अलग बीमारियों के कारण जो परिवार होते हैं, वो परिवार के परिवार क्या हो जाते हैं? गरीबी में जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिकॉज बहुत ज्यादा खर्चा होता है। जब भी कोई ऐसी बहुत ही, अगर मान लो बहुत ही डेंजरस बीमारी होगी, जैसा कैंसर है, बहुत ही डेंजर है, अगर उस वैसे समान बीमारी हो गई तो उस पूरे बीमारी का बोझा उस परिवार पे आ जाता है, और वो परिवार जो एक मिडिल क्लास रहता है वो क्या बन जाता है? गरीब बन जाता है। ठीक है, क्यों बनता है? बिकॉज खर्चा बहुत लगता है। तो ये जो खर्चा हमारे यहाँ के ज्यादातर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में करते हैं, इसको बोला जाता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। क्या बोला जाता है? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। देखो बेटा, इसके एग्जांपल्स ना आपके सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे उदाहरण दिखेंगे। इवन आपके रिलेटिव्स में भी आप एक दो उदाहरण आप निकाल के ला सकते हो कि कुछ ऐसी ऐसी बीमारियां होती है कि अगर वो बीमारियां होगी तो उसके ट्रीटमेंट के लिए लाखों करोड़ों रुपए देना ही पड़ता है। और कहाँ पे होता है इसके उपचार? मेजरली कहाँ पे होते हैं? प्राइवेट अस्पताल में होते हैं। और वो फैमिली फिर अगर जान बचानी तो उतना पैसा वो खर्च करती है। तो इसके कारण क्या होते हैं? उसके जो भी खर्चा हो रहा है कहां से जाता है? उसके जेब से जाता है। तो इसी को बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। और भारत में, इंडिया में ज्यादातर लोग सरकारी हेल्थ सुविधाएं होने के बावजूद भी प्रेफर क्या करते हैं? प्राइवेट सेक्टर को। और बेटा इसमें सबसे ज्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारा इसमें होता है, और जो लोग रहते हैं वो गरीब बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट के रिपोर्ट से। सो मतलब क्या कि अगर हमको लोगों को गरीबी में जाने से रोकना है बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, तो क्या करना पड़ेगा? सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अच्छे करने पड़ेंगे, और सरकार कर सकती है। ठीक है, नागपुर में ही आप देखो, नागपुर का एक उदाहरण, हाँ, एक जेएमसी है और एक एम्स है। दोनों भी इंस्टीट्यूट सरकार के है बेटा। हाँ, आप एम्स में जाते हो तो ऐसा लगता है कि आप 5 स्टार होटल में आ गए। ठीक है, वही आप जीएमसी में जाते हो तो ऐसा लगता है क्या बेकार जगह है। समझ में आ रहा है? फर्क है। हाँ, बट दोनों भी सरकार की हॉस्पिटल्स है। मतलब क्या है कि पॉलिटिकल विल पावर रहते तो कुछ भी पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये बहुत आवश्यक है। और जीएमसी में ज्यादातर जाने वाले लोग कौन रहते हैं बेटा? गरीब। ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट सेक्टर को, वही लोग वहां पे जाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। कुछ भी कैसा भी रहने तो, पर क्या उनके पास ऑप्शन नहीं रहता। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो ऑलरेडी दे आर पुअर। हाँ, तो एम्स दूर है, बट क्या है ना, वो दूरी ठीक है ना। आप अगर वहां पे जाते हो तो एम्स में आपको 20 रुपए की चिट्ठी लेना पड़ता है ओपीडी के लिए। ठीक है, जो ओपीडी मतलब डॉक्टर को दिखाने के लिए आपको 20 रुपए का एक चिट्ठी लेना पड़ता है। भाई 20 रुपए में आपको पूरा आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको क्योर होता है। और जो बाकी के ट्रीटमेंट है वो भी यार एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। ठीक है, आप एक्सरे अगर मार्केट में निकालने को जाओ तो कम से कम 400-500 रुपए तो ऐसे ही लेते हैं। भैया आप जीएमसी में निकालने को जाओ 50 रुपए में हो जाता है शायद से। फर्क है। ठीक है, तो ये मिडिल क्लास पे कर सकता है, बट गरीब इंसान कैसे करेगा? तो उसके पास कोई चारा नहीं रहता, तो उसको कहाँ पे जाना पड़ेगा? मेडिकल में जाना ही पड़ता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? सो हेल्थ फैसिलिटी में सबसे बड़ा इशू क्या है हमारे देश में? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। लिख के रखना और दिमाग में फिट कर लेना। इसके कारण लोग क्या बनते हैं बेटा? गरीब बनते हैं। ठीक है, दिस इज रियलिटी बरा, आई एम नॉट, या मैं आपको कुछ मेरे मन गढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूँ। घर पे जाना और सर्च करना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन हेल्थ सेक्टर इन इंडिया, आपको पूरा उदाहरण भी दिख जाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो हेल्थ सेक्टर प्रोवाइड करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है वो हेल्थ सेक्टर से दूर ना रहे, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है? आयुष्मान भारत योजना। ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के अंतर्गत 11 करोड़ परिवारों को इसका लाभ होगा। कितने करोड़ परिवारों को? 11 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। और हर परिवार को एक कवर दिया गया। मतलब आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो ना, तो आपके फैमिली का या फिर आपका इंडिविजुअल का, तो आपको एक अमाउंट दिया जाता है कि इतने अमाउंट तक अगर आपका बिल आता है तो वो कंपनी देंगे। उसी प्रकार इस आयुष्मान भारत की योजना के अंतर्गत 11 करोड़ परिवारों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है। कितने लाख का? तो यहाँ पे 5 लाख लिखे गए हैं, बट अभी ये बढ़ा के 10 लाख कर दिए। कितना कर दिया है? 10 लाख। मतलब अगर मान लो मेरा परिवार है और मेरा परिवार अगर आयुष्मान भारत योजना कार्ड मेरे पास है, और मेरे परिवार में अगर किसी व्यक्ति को अगर मान लो कोई ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है और अगर उसका बिल 10 लाख तक का आता है, तो वो बिल कौन देंगी? सरकार देंगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दैट इज द पर्पस। बट क्या पर फैमिली को हर साल कितना? 10 लाख तक का ही
कवरेज दिया गया है। 10 लाख से अगर ज्यादा का खर्चा आता है तो ऊपर का खर्चा उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल को देना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक आयुष्मान कार्ड दिया जाता है। वो कार्ड लेके व्यक्ति प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आ सकता है ट्रीटमेंट करने के लिए, या फिर जो भी सरकार ने नॉमिनेटेड हॉस्पिटल्स है रीजन के, उस प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके आप क्या कर सकते हो, अपना उपचार कर सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी पैसा कौन देता है? सरकार देती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप देखो ना, आपके पास जब हेल्थ इंश्योरेंस रहता है तो जो भी कंपनी का आपने हेल्थ इंश्योरेंस निकाला है, वो कंपनी आपको बताती है कि देखो ये नागपुर रीजन में इतने इतने हॉस्पिटल हमारे रोल में है, तो अगर आपको जाना है तो इसी हॉस्पिटल में जाओ, तभी जाके हम आपका क्लेम लेंगे। तो उसी प्रकार ये आयुष्मान भारत में भी क्या किया है सरकार ने, देखो वो तो बात की बात है, बट क्या है ना, ये सारी चीजें लीगल, अगर आप वैसा करते तो यू कैन गो टू गवर्नमेंट, आप सरकारी जो अधिकारी है उसके पास जाओ। हाँ वो, हाँ तो फिर वो कर सकते हैं ना, वैसा कुछ नहीं। अगर आपको वो वैसा बोलते हैं तो आप सीधा जाओ, फिर उनको बोलो कि ठीक है भाई जो रूल है वो मुझे बताओ, या फिर मैं सरकार के पास जाऊंगा कि आप ऐसा ऐसा कर रहे हो करके। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मतलब गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट सेक्टर के जो लोग रहेंगे उनको तो ऑलरेडी सुविधाएं मिल रही है ना, तो इसमें ज्यादातर जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर वाले रहते हैं। और इसमें भी कौन, गरीब लोग जो रहते हैं, अंडर प्रिविलेज गरीब लोग, या फिर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, आप दे सकते हो, आप खुद का भी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बना सकते हो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। ठीक है, सो इट इज अवेलेबल, बट कितना, 11 करोड़, सभी लोग नहीं। अब अमीर लोगों को क्या जरूरत है बेटा आयुष्मान भारत की, अपर मिडिल क्लास को क्या जरूरत है आयुष्मान भारत की, उनके पास तो पैसा है ना, दे कैन अफोर्ड इट। ठीक है, बट जो गरीब लोग हैं, जो पुअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो गांव में रहते हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम है, लोअर मिडिल क्लास, तो वो लोग फिर आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो लोगों का कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब जो पहले मिडिल क्लास गरीब बनता था, अभी वो नहीं बनेगा, उसका 10 लाख तक का इलाज कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। देखो बेटा, इशू क्या है ना, और एक प्रॉब्लम हमारे हेल्थ सेक्टर के साथ ये है कि हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रोपेगेशन है बहुत कम है। मतलब क्या, हेल्थ इंश्योरेंस पता है ना, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको महीने का कुछ ईएमआई भरना पड़ता है, और वो पैसा जो होता है उसके अंतर्गत आपका एक कवरेज मिलता है कि जैसा 5 लाख तक का आपका खर्चा कंपनी उठाएंगी, 10 लाख तक का खर्चा कंपनी उठाएंगी, बट कब, जब आप बीमार पड़ो। ठीक है, तो उसके लिए आपको महीने का कुछ तो भी 1000 रुपया 1500 रुपया भरना पड़ता है। मतलब महीने का 1000 रुपया हो गया तो साल का कितना, 12000 रुपया। ठीक है, अब इशू क्या होता है, हमारे यहाँ के लोग कैसे दिमाग लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कि भारत में हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत कम है, मतलब बहुत कम लोग हेल्थ इंश्योरेंस, ये जो सुविधाएं है ये अवेल करते हैं। क्यों? हमारे यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं, भाई मैं पूरे साल भर उसको 12,000 दूंगा, ठीक है, और मेरा कवरेज है 5 लाख तक का। अब मान लो मुझे कुछ नहीं हुआ, तो मेरा पैसा तो वेस्ट हो गया। अरे बट बेवकूफ इंसान तो ये समझना कि अगर मान लो कुछ होता है और खर्चा आता है 10 लाख तक का, तो तेरा 5 लाख का पैसा वो कंपनी देंगे ना। मतलब 12,000 भर के तू अगर 5 लाख का लाभ उठा सकता है इमरजेंसी में, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। मतलब, और इमरजेंसी के बाद बहुत बार ऐसा होता है बेटा कि हमारे पास पैसा नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में वो कंपनी आपकी मदद करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, अगर मान लो कुछ नहीं हो गया तो 12,000 गए पानी में। हाँ, तो उससे अच्छा कंपनी ने ऐसा कुछ ऑफर करना चाहिए कि मान लो अगर आप वो जो अमाउंट भर रहे हो, अगर नहीं ट्रीटमेंट होगा तो मुझे वापस मिले। ऐसा कैसे होगा भाई? वो कंपनी रिस्क ले रही है ना। कंपनी रिस्क क्यों ले रही है? आपसे 12,000 लेके आपको 5 लाख का कवर वो दे रही है कि 5 लाख तक का आपका अगर कुछ होता है तो हम लोग आपको मदद करेंगे, या फिर आपका पैसा, आपका जो ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो कंपनी बोल रही है ना, तो कंपनी रिस्क ले रही है, तो कंपनी को तो पैसा देना पड़ेगा। हमारे पे दिक्कत क्या है कि सब लोगों को जो पैसा चाहिए वो वापस ही चाहिए। ऐसा नहीं होता है हेल्थ इंश्योरेंस। इसीलिए भारत में हेल्थ इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि बहुत कम लोग भारत के अंदर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस समान फैसिलिटीज को अवेल करते हैं। ठीक है, और इसकी समझ, मतलब अवेयरनेस ही बहुत कम है। और विदेश में आप जाओ, आपके कोई दोस्त वगैरह कभी फॉरेन में जब जाते हैं ना, हम लोग एज ए टूरिस्ट करके पकड़ लो या फिर जॉब करने के लिए, तो बहुत बार जो हम लोग जाते हैं तो हमारा जो वीजा का फी होता है उसके अंदर कॉस्टिंग आती है कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस, आप 15 दिन के लिए जा रहे हो, एक महीने के लिए जा रहे हो, तो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट इतना है वो आपको भरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फॉरेन में जब आप जाते हो, मान लो वहां पे आपको कुछ हो जाता है, हाँ, और तो फिर आपको क्या, एक तो आपके पास उतना पैसा होना चाहिए क्योंकि वहां का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। तो उससे अच्छा क्या कि वहां की सरकार बोलती है पहले ही क्या कर भाई, हेल्थ इंश्योरेंस इतना भर दे, तेरे को कुछ भी हो गया तो तेरा ट्रीटमेंट हम लोग वहां पे फ्री में करते। समझ में आ रहा है? तो फॉरेन कंट्रीज में जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो तो ऑलमोस्ट हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी। ठीक है, नहीं होता है तो फिर लमसम बिल फाड़ के दिया जाता है। लमसम मतलब कितना, यहाँ पे अगर वो जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट आपका 50,000 रहेगा बेटा, वहां पे आपको कम से कम 50-60 या फिर $1 लाख देना पड़ेगा।
$1 लाख मतलब आप समझ लो, समझ में आ रहा है, बहुत खर्चीला होता है। तो बेटर है हेल्थ इंश्योरेंस करो। तो भारत सरकार ने क्या किया, हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा फ्री कर दिया। कितने परिवारों के लिए? 11 करोड़ परिवारों के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? देखो बेटा, हेल्थ रिलेटेड ना एक जर्नल है जिसको आपको ध्यान में रखना है पूरे प्रिपरेशन तक। उसका नाम है जर्नल का द लैंसेट। जर्नल का नाम क्या है? लैंसेट। ये जो जर्नल है ना, ये हेल्थ रिलेटेड जो भी स्टैटिस्टिक्स है, कौन से स्टैटिस्टिक्स? हेल्थ रिलेटेड जो भी स्टैटिस्टिक्स है हमारे भारत देश के या फिर दुनिया के, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन, ये जर्नल में रिपोर्ट पब्लिश होती है। तो आंसर लिखते वक्त हमको ये लैंसेट रिपोर्ट पता होनी चाहिए, बिकॉज इसमें जो आंकड़े आते हैं वो हमको मेंशन करना पड़ता है आंसर लिखते वक्त। सो दिस रिपोर्ट, दिस जर्नल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द हेल्थ पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इसको ध्यान में रखना। कौन सी जर्नल है? लैंसेट नाम की जर्नल है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बताया गया है कि भारत में क्या हुआ है ना, कि जैसे जैसे भारत तरक्की कर रहे हैं मतलब सारे डोमेन में तरक्की कर रहे हैं। एजुकेशन में हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होते जा रहे हैं, एजुकेशन का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी की जा रही है, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज में मैंने अभी बताया कि भाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ये हेल्थ फैसिलिटी सरकार दे रही है। उसके अंतर्गत एडवांस लेवल के अस्पताल बनाए जा रहे हैं, एम्स समान अस्पताल बन रहे हैं, ठीक है। फिर मेडिकल सर्विसेज जो है उसको भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है। दवा इंडिया के अंतर्गत खुले में, या खुले में नहीं, सस्ते में मेडिसिन भी अवेलेबल करवा के दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, पता है क्या कौन सी योजना? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के अंतर्गत जो दवाइयां है जो बहुत महंगी आती है, वो दवाइयां सस्ते में दी जाती है, ठीक है। और आप ये कहां पे मिलेंगे आपको? आप मेडिकल में जाओ, कभी मेडिकल में अंदर में उसका रहता है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की, जहां पे आपको जेनेरिक दवाइयां मिलती है। कौन सी दवाइयां मिलती है बेटा? जेनेरिक। जेनेरिक दवाइयां मतलब ऐसी दवाइयां जो ब्रांडेड नहीं है, ठीक है। जैसा आपके सबके घर पे, इंडिया में सबके घर पे विक्स लगता है, विक्स होता है, ठीक है। ये विक्स जो है जो ये ऑइंटमेंट सामान रहता है, ये कब लगाया जाता है? जब सर्दी खांसी हो गई तो गले पे लगाया जाता है, सब घर में होता है, ठीक है। ये विक्स जो है, अब ये किस कंपनी का ब्रांड है? कौन सी कंपनी पब्लिश करती है? जीएस के नाम की। कभी देखना विक्स की बोतल पे ऐसा जीएस के करके लिखा रहता है। जीएस के क्या है? ग्लासगो स्मिथ, दैट इज द नेम ऑफ कंपनी, और दैट इज द नेम ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी जो उस प्रोडक्ट को बनाती है। मतलब वो कैसा प्रोडक्ट हो गया? ब्रांडेड प्रोडक्ट हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है ना? ब्रांडेड प्रोडक्ट मतलब क्या? उस प्रोडक्ट के ब्रांड का नाम लिखा रहेगा, क्योंकि ब्रांड उसको प्रमोट करना है। सिंपल सी बात है। कपड़े दो प्रकार के मिलते हैं, एक रस्ते पर का कपड़ा मिलता है और एक मॉल में जाके कपड़ा मिलता है। मॉल में जाके जो कपड़ा मिलता है वो हो गया ब्रांडेड कपड़ा, और रस्ते पर जो कपड़ा मिलता है वो हो गया जेनेरिक कपड़ा। अब सेम आप एग्जांपल लगा लो मेडिसिन को। जो ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो पब्लिश करती है, वो हो गए ब्रांडेड मेडिसिन। जैसा ये नीचे के जो दुकान आपको दिखते हैं, ये सारे दुकान कौन सी मेडिसिन बेचते हैं? ब्रांडेड मेडिसिन। और ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र या फिर दवा इंडिया, यहाँ पे एक शॉप है, ये कौन सी मेडिसिन बेचते हैं? जेनेरिक। ये जेनेरिक मेडिसिन मतलब क्या होती है? इसके भी ब्रांड रहते हैं, बट ये दवाइयां सस्ती होती है ब्रांड्स की तुलना में। अगर मान लो मैं ब्रांडेड मेडिसिन लूंगा, तो ब्रांडेड कपड़ा लेते हैं बेटा 4,000, 5,000, 10,000, 1 लाख का भी मिलता है। बट रस्ते पर का कपड़ा 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए तक, 500 रुपए तक भी मिल जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? सेम दवाइयों को होता है। ब्रांडेड दवाइयां बहुत महंगी होती है, उसके कंपैरिजन में जेनेरिक दवाइयां सस्ते में मिलती है। ये पहला। दूसरा, अब आपको लगता होगा सर फिर इसका तो मतलब ये है कि ब्रांडेड दवाइयां अच्छी है और जेनेरिक दवाइयां खराब है। ऐसा नहीं होता है। जो कंपोजिशंस होते हैं, जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो सेम किया जाता है। जो ब्रांडेड में हो रहा है, सेम केमिकल्स का इस्तेमाल जेनेरिक दवाइयों को बनाते वक्त भी किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसके पीछे ब्रांड का नाम रहता है, इसके पीछे कॉमन नाम रहता है। समझ में आ रहा है? तो ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के अंतर्गत जो दवाइयां होती है वो सस्ते में लोगों को अवेलेबल करवाई जाती है, कि जिसके ब्रांडेड वर्जन बहुत महंगे आते हैं। मतलब सरकार क्या कर रही है? कोशिश कि भाई स्वास्थ्य सुविधा भी सस्ते में दे रही है, और स्वास्थ्य सुविधा के बाद जो ट्रीटमेंट करने के लिए दवाइयां होती है, इक्विपमेंट होते हैं, वो भी सरकार सस्ते में लोगों को अवेलेबल करवा के दे रही है, ताकि कोई भी इंसान पैसे के कारण उसका ट्रीटमेंट ना रुके और सस्ते में उसका ट्रीटमेंट हो सके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चीज है। सो ये जर्नल जो है ये ध्यान में रखना। तो इसके अंतर्गत बेटा जैसे हेल्थ सुविधाएं बहुत अच्छी सुधरी है, और इसके कारण भारत के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है
लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन कैन एक्सपेक्टेड टू लिव। क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी? एवरेज नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, मतलब वो जी सकता है उतना। तो ये जो नंबर है ये बढ़ा है भारत में। क्यों बढ़ा है? बिकॉज हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी सुधरी है, और हेल्थ फैसिलिटीज सुधरने के कारण सुधरी भी है और सस्ती भी हुई है। और इसके कारण क्या हो रहा है, जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं, आजकल बीपी का प्रॉब्लम कॉमन है बेटा। इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया क्या है? डायबिटिक कैपिटल है बेटा। हमारे यहाँ पे मीठा बहुत खाया जाता है, ठीक है, हल्दीराम है, ठीक है, हल्दीराम है और बहुत सारे दुकान है। हल्दीराम की गलती उसकी नहीं है, हमारी गलती है। बट वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आपके रिलेटिव में ही देख लेना, आपको कम से कम 5-6 तो रिलेटिव ऐसे मिल ही जाएंगे कि जो 2000 डायबिटिक। और अभी तो डायबिटिक पेशेंट्स जो थे वो 40-50 के बाद मिलते थे, बट अभी बेटा 20 और 25 के साल में बच्चे में भी क्या निकल रहा, क्या आ रहा है? डायबिटीज निकल के आ रहा है। एक तो वी आर डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, दूसरा दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट केसेस इंडिया में, मतलब वी आर द ब्लड बीपी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो इसीलिए आप देखिएगा आपके मम्मी पापा किसी ना किसी को तो होगा ही होगा। सो ये बीपी का भी प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो रहा है। बट इशू क्या है ना, बीपी का प्रॉब्लम सबको बढ़ रहा है, बट दवाइयां भी है, और दवाइयों का जो कॉस्टिंग है वो दिन ब दिन क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। पहले जो पत्ता, दवाई का जो पत्ता होता था, जो 500-600 रुपए में आता था, अभी वो 150-200 रुपए में अवेलेबल हो जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब क्या हो रहा है कि हेल्थ फैसिलिटी बढ़ रही है, और उसके कारण लोगों का आयुर्मान, लोग जितने साल जी सकते हैं वो भी क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1990 में सिर्फ 59.6 ईयर्स थी, मतलब कोई भी व्यक्ति मैक्स टू मैक्स कितना जीता था? 59.6। वो 2024 में बढ़ के कितनी हुई? 68.2, और अभी 2025 में वो 71 तक गई। कितना गई है? 71। मतलब कोई भी इंसान जो जिसका बर्थ होता है वो मैक्स टू मैक्स कितने साल तक जी सकता है? टिल द एज ऑफ 70। that is known as a life expectancy, average number of year a person is expected to live। क्यों बढ़ा है ये? क्योंकि हेल्थ सुविधाएं बढ़ी है, और हेल्थ सुविधाएं बढ़ी है मतलब क्या होगा भाई? लोगों को फैसिलिटीज मिल रही है, लोगों को ट्रीटमेंट मिल रही है, और वो भी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से मिल रही है, और दवाइयां भी अवेलेबल है कि जिससे व्यक्ति अपना एज बढ़ा सकता है। एज बढ़ा सकता है मतलब बीपी की दवाई खा के जी सकता है। सिर्फ उसको जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? दवाइयां खानी पड़ेगी। हाँ? नहीं, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है मतलब क्या? कि हमारे ओल्ड एज की संख्या बढ़ रही है। हाँ, ओल्ड एज की संख्या बढ़ रही है। फिलहाल वी आर यंग कंट्री, मतलब हमारे यहाँ पे युवाओं की आबादी ज्यादा है एज कंपेयर टू बूढ़ों की आबादी। बट अगर आबादी कम हुई, अगर बर्थ रेट कम हुआ, मतलब बच्चे पैदा करने की संख्या कम हुई, तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, मतलब देश बूढ़ा हो जाएगा। चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई, चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई। क्या प्रॉब्लम हुआ? बर्थ रेट कम हो गया, मतलब बच्चे पैदा करने की संख्या कम होगी। मतलब बच्चे पैदा करने की संख्या कम होगी मतलब युवा लोगों की संख्या कम होगी और बूढ़ों की संख्या बढ़ गई है। तो चाइनीज इकोनॉमी इज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ एजिंग पॉपुलेशन, कि वहां पे क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे करके जो ज्यादातर मेजर पॉपुलेशन है वो कौन सी कैटेगरी में आ रही है? 50 के बाद की संख्या, पॉपुलेशन की 50 के बाद के जो एज के लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। और बेटा दिक्कत क्या है ना, एजिंग पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो ये लोग काम नहीं कर सकते, इनको खाना पीना सब देना पड़ेगा, इनकी केयर करना पड़ेगा, मतलब इन पे ही खर्चा जाएगा, ठीक है। और युवा लोग नहीं रहेंगे तो क्या होगा? तरक्की नहीं होगी। समझ में आ रहा है? देखो ना आजकल आप जापान इज द बेस्ट एग्जांपल कि भाई जहां पे क्या है, एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, युवा लोगों की संख्या कम है और बूढ़े लोग बढ़ रहे हैं। जापान को भी ये बात सता रही है कि भाई कैसे करे, तो फिर ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, या फिर इंडिया समान देशों को बोल रहे हैं कि आप लेबर भेजो हमारे यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है। सेम कंडीशन इज विजिबल इन यूरोप। यूरोप में भी ये प्रॉब्लम, यूरोप में भी वहां पे तो देश पैसे दे रहे कि आओ भाई बाहर से सेटल हो जाओ हमारे देश में, शादी करो, मजे करो। समझ में आ रहा है? क्यों कर रहे हैं वैसा? बिकॉज उनको क्या चाहिए, उनको पता है कि भाई भारत में युवा लोग हैं, इनको बहलाओ फुसलाओ, लाओ जॉब के बहाने इधर, ठीक है। समझ में आ रहा है? और वहां पे सेटल करवाओ ताकि फिर वो अपने ही देश में क्या रहेंगे, अपने देश की तरक्की में योगदान देंगे। मतलब क्या, युवाओं की जरूरत हर देश को है, ठीक है, युवाओं की जरूरत हर देश को है। बट मैटर क्या करता है ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि हमारे देश में युवा है। अगर हमारा युवा इंस्टाग्राम पे रील बनाएगा, टिकटॉक पे रील बनाएगा, इधर उधर दौड़ेगा भागेगा, बिग बॉस देखेगा, तो क्या हम तरक्की कर पाएंगे?
मतलब क्या है, इट इज अप टू अस कि भाई जो भी हमारी युवा पॉपुलेशन है उसको कैसे चैनलाइज करे, उसको कैसे स्किलफुल बनाए, ताकि वो क्या करे, देश के तरक्की में योगदान दे। अगर हमारा युवा यूट्यूब सॉरी इंस्टाग्राम पे रील बनाते बैठेगा, ठीक है, बिग बॉस ही देखते बैठेगा, क्या वो डेवलप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दैट इज अ वेरी बिग इशू इन फ्रंट ऑफ अस कि हाउ वी वांट टू चैनलाइज द एनर्जी ऑफ यूथ, दैट मैटर्स। If you want to channelize the energy of your youth in a positive way, it will have a positive impact on India. If we want to channelize the energy of youth in negative way, उदाहरण negative way क्या है, हिंदू मुस्लिम दंगल, कुछ भी हो गया, ये लड़के आ जाते हैं, एक फोड़ता है दूसरा फोड़ता है, ये है। दूसरा क्या है, ये इंस्टाग्राम के रील। तीसरा ये बिग बॉस समान कार्यक्रम। चौथा क्या है, हाँ, कि भाई कम समय में ज्यादा की फेम। आजकल कल्चर चलता है ना, आईफोन सबके पास आ चुका है, ठीक है। बेचारे ऐसे भी बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं कि जहाँ पे माँ बाप के पास पैसे नहीं रहते, गरीब घर से आते हैं, बट कैसे तो भी अपने बच्चे को इच्छा पूरी करनी है, इसीलिए वो आईफोन दिलवा के देते हैं। बहुत सारे वीडियोस आपको दिखेंगे। ये क्या है, शो ऑफ का कल्चर बढ़ रहा है, कमर्शियलाइजेशन बढ़ रहा है। कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जब जिस वस्तु की आवश्यकता न होते हुए भी जो वस्तु आप लेते हो उसको बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन, ठीक है, वो बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, दिखावे का कल्चर आ रहा है। अगर हमारी जनता, हमारी युवा जनता इसमें ही अगर फंसी रहेंगे तो क्या विकास कर पाएंगे, क्या विकसित बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। बेटा चाइनीज पीपल आर वेरी हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। मेरे खुद के दोस्त के भाई है वहां पे मैनेजर करके, वो बताते हैं ना भाई 18-18 घंटे 16-16 घंटे काम करते हैं, और कुछ हाँ नहीं ना चू नहीं, कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट्स नहीं कि नहीं भाई चलो प्रोटेस्ट करते, ये करते, खुद विलिंगली आते और काम करने के लिए दे आर ऑलवेज रेडी। इसके ही तो कारण बेटा चाइना आगे जा रहा है। अगर हमको उसके साथ कंपेयर करना है तो हमको भी वो एक कल्चर, वो जो काम करने का विल पावर, वो लाना पड़ेगा। हमको भी उस लेवल का इनोवेशन करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे IITs IIM के बच्चे आते हैं, क्या करते हैं बेटा, IIT IIM में जाने का पर्पस क्या रहता है ज्यादा से ज्यादा बच्चों का? अच्छा पैकेज मिले, अच्छा पैकेज मिलेगा तो मेरा समाज में नाम होगा, अच्छा पैकेज के बाद मैं अच्छी लड़की से शादी करूंगा और सेटल हो जाऊंगा। बेटा IITs एंड IIMs आर नॉट मेड फॉर दैट। समझ में आ रहा है? जब IITs और IIMs को जब नेहरू ने बनाया था, उसका पर्पस ये नहीं था कि बच्चे वहां से निकलेंगे और जॉब करेंगे। उसका पर्पस ये था कि IITs और IIM से बच्चे निकलने के बाद रिसर्च करें, क्योंकि रिसर्च इज मस्ट। बेटा अगर हमको तरक्की करनी है तो नई टेक्नोलॉजी ढूंढना पड़ेगा, और जिस देश के पास एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है वो देश महासत्ता बनेगा। अमेरिका क्यों महासत्ता है भाई? जितनी भी दुनिया में कंपनी राज कर रही है ना, सारे कंपनी का ओरिजिन कहां पे? अमेरिका में, ठीक है। मतलब क्या है कि अमेरिका को पता है कि अगर दुनिया में डोमिनेंस रखना है तो टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस इज द की। बेटा गूगल सबके मोबाइल में, हाँ, आप एप्पल कंपनी कहां से है? अमेरिका की है, सबके पास। तो ये क्या है ना, एक प्रकार से वो लोग क्या करें, डोमिनेंस है उनका, इसीलिए वो क्लियर करते, इसीलिए वो लोग क्या करें, महासत्ता कहलाते हैं। एक झटके में अमेरिका ने बोला अरे इससे व्यापार बंद करो, अरे करना ही पड़ेगा, ठीक है, कितने भी तुम्हारे संबंध रहने दो, रशिया से नहीं लेना तो नहीं लेना है। हमने बोला ना, क्यों? क्योंकि अगर आप लोगे हम आपको बैन कर देंगे। बताओ, कुछ रास्ता है हमारे पास? नहीं। और बेटा इसको चैलेंज सिर्फ दुनिया में एक देश कर रहा है, कौन? चाइना। इसको चैलेंज दुनिया में एक ही देश कर सकता है और कर रहा है, दैट इज चाइना। समझ में आ रहा है क्यों चाइना कर रहा है? चाइना में आप जाओ भाई, उनका खुद का गूगल है, उनको गूगल ही इस्तेमाल नहीं कर रहे। उनका खुद का मैप जो रहता है, हमारे यहाँ पे गूगल मैप इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे नहीं, उनका खुद का अलग से वेब चलता है। उनका फेसबुक नहीं, ट्विटर नहीं, कुछ नहीं, सारे लोग खुद का उनके देश में जो बनाया है वही इस्तेमाल करते हैं। एंड दे आर चैलेंजिंग द डोमिनेंस ऑफ अमेरिका। और वो जो उनकी सस्ते में टेक्नोलॉजी है वो पूरे गरीब देशों को बांट रहे हैं। लो भाई लो, अमेरिका सस्ते में दे रहा है, अमेरिका महंगा दे रहा है, लो हमारी टेक्नोलॉजी ये है ना, ये लो। मतलब क्या क्या कर रहे हैं चाइना? चाइना इज बेसिकली क्रिएटिंग द मार्केट ऑफ इटसेल्फ एंड चैलेंजिंग द डोमिनेंस ऑफ अमेरिका। इसीलिए तो ट्रम्प डरता है, इसीलिए तो उसने वो टैरिफ लगा दिया, ये लगा दिया। उसको पता है कि अगर कुछ नहीं किया तो क्या होगा। वैसे भी चाइना पहले नंबर पे जाके रहेगा और वैसे भी जाके रहेगा, क्योंकि अमेरिकन पॉपुलेशन दे आर नॉट हार्ड वर्किंग, ठीक है। हार्ड वर्किंग कौन है? चाइनीज वाले हैं। और भाई आगे रहना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। यूपीएससी का रिजल्ट निकालना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मेहनत करने की इच्छा इसलिए आप बैठे हो, समझ में आ रहा है? अगर नहीं रहती तो फिर आप भी इधर उधर भागते रहते, सिंपल सी बात है। तो अगर मेहनत करने की इच्छा है तो आपको फल भी वैसा मिलता है। सेम चाइना का उदाहरण लो। हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? चाइना समान होना चाहिए। कुछ भी हो जाए तो ट्रम्प उसको कितनी भी बड़ी बड़ी आंखें दिखाता है, कुछ नहीं, शांत रहता है। उसको पता है कि वो
डोमिनेंट बनने वाला है और बन के रहेगा। वो ऐसा ये नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है, उसको पता है कि मेरा बात ये है, मेरे को करना है, मैं बाद में देख लूंगा क्या कौन क्या बोल रहा है करके। तो ये बहुत मैटर करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिपोर्ट। तो लैंसेट रिपोर्ट आपको ध्यान में रखना है। इन्फेंट मतलब क्या होता है? 1 साल से कम उम्र का जो बच्चा होता है उसको इन्फेंट कहते हैं। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो भारत में जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ का प्रमाण, ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट निकाला जाता है 1000 बच्चों के तुलना में। मतलब 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उसमें से कितने बच्चे 1 साल के अंदर मरते हैं, इसको बोला जाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो दिस रेट 1951 में कितना था? 147। मतलब जब 1000 बच्चों का जन्म 1951 में होता था तो 1000 बच्चों में से 147 बच्चे 1 साल से कम उम्र में ही मर जाते थे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बट यही देखो 2016 आते आते कितना हो गया? 34 हो गया। मतलब अभी 2016 में 1000 बच्चे जब जन्म होते थे तो उनमें से 34 बच्चों का डेथ 1 साल से कम उम्र में ही हो जाता था, ठीक है। और अभी 2025 चल रहा है तो ये जो आंकड़ा है ये कम होके 12 या 13 पे आ चुका है। मतलब अभी जब भारत में 1000 बच्चों का जन्म होता है तो उसमें से 10 या 12 बच्चों की डेथ 1 साल से कम उम्र में होती है। और हमको ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट आने वाले समय में 0 करना है। कितना करना है? 0 करना है। दैट इज द टारगेट विच हैज बीन सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा बेटा? ठीक है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है? देखो बेटा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं ना, ओवर द इयर्स सिंस इंडिपेंडेंस इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ है? इजाफा हुआ है। जैसा सेकेंडरी हेल्थ सेंटर वगैरह देखो 2013 में 14, 15, 16, 17 नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। सेम डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल। डिस्पेंसरीज मतलब अपने जो दवाई वाले दुकान होते हैं वो, और हॉस्पिटल्स, इनकी भी संख्या बढ़ती ही जा रही है। नंबर ऑफ बेड्स इन अ गवर्नमेंट, इनकी भी संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। मतलब ये क्या अच्छा ट्रेंड है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर रजिस्टर्ड डॉक्टर की संख्या भी भारत में क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। हाँ, 2017 में थोड़े कम हो गए थे बट उसके बाद फिर से बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग पर्सनल वगैरह जो है नर्सिंग के लिए, उनकी भी संख्या क्या होते जा रही है? बढ़ते जा रही है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है? ग्रेजुअली बढ़ रहा है। और ये अच्छी बात है। इतनी बड़ी आबादी है और इतनी बड़ी आबादी को अगर सर्विस प्रोवाइड करना है और वो भी हेल्थ सुविधाएं देनी है तो हमारे पास अस्पताल होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ बेड्स ज्यादा होने चाहिए। तीसरा, डॉक्टर्स होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो डॉक्टर है भाई। डॉक्टर अगर नहीं रहेगा तो ट्रीटमेंट कौन करेगा? मतलब डॉक्टर की भी संख्या बढ़ानी है हमको। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और नर्सिंग पर्सनल वगैरह तो है, इनकी तो संख्या बढ़ ही रही है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब बेटा दिक्कत क्या है ना, देखो ये 2021 का एक रिपोर्ट है, 2020 का एक न्यूज आया था। उस न्यूज के अनुसार भारत में कितने लोगों के पीछे कितने बेड्स है? तो 5 हॉस्पिटल बेड्स फॉर 10,000 पीपल इन इंडिया। मतलब 10,000 लोगों के पीछे इंडिया में कितने बेड्स है भाई? 5 बेड्स है बेटा। और इंडिया का रैंक उस टाइम पे था 155th आउट ऑफ 167। मतलब बहुत पीछे है हम, ठीक है। कितने बेड है? 10,000 लोगों के पीछे 5 बेड। और यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन करते हैं चाइना के साथ। यहाँ पे देखो अलग अलग कंट्री का नाम है, यहाँ पे चाइना है बेटा। चाइना के पास कितने बेड है? 43 बेड्स फॉर 10,000 पीपल। मतलब 10,000 लोगों के पीछे 43 बेड चाइना में है। और डॉक्टर्स की संख्या कितनी है? 10,000 लोगों के पीछे 19.8, मतलब 20 डॉक्टर एवरेज। और इंडिया में 10,000 लोगों के पीछे कितने डॉक्टर है? 8.6 डॉक्टर्स। तो डॉक्टर में ठीक है हम लोग। डॉक्टर में WHO के अनुसार, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्टैंडर्ड जो रेशो होता है वो कितना होना चाहिए? 1 डॉक्टर फॉर 1000 पीपल। कितना रेशो होना चाहिए? कि 1000 लोगों के लिए 1 डॉक्टर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस टाइम पे 2020 में हमारे डॉक्टर्स कितने थे? 8.6 डॉक्टर्स थे। दैट वाज गुड, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी बढ़ के 2024-25 में शायद से 16 हो चुका है। मतलब अभी 10,000 लोगों के पीछे हमारे यहाँ पे 16 या 17 डॉक्टर्स है, ठीक है। मतलब डॉक्टर्स की संख्या बढ़ रही है, दैट इज गुड। और WHO का दूसरा जो नंबर ऑफ बेड्स का जो ऑप्शन है, दिस इज द डॉक्टर रेशो, कि 1 डॉक्टर होना चाहिए किसके लिए? 1000 लोगों के लिए। और बेड की अगर बात करें तो 3 बेड्स फॉर 1000 पीपल। दिस इज द रेशो फॉर बेड्स अवेलेबल। बेड्स मतलब समझता है ना, हॉस्पिटल में जो बेड होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो कितना होना चाहिए? 1000 लोगों के पीछे 3 बेड्स होने चाहिए। सो दिस इज द रेशो विच इज प्रोवाइडेड बाय WHO स्टैंडर्ड है।
अब इंडिया में कितने बेड है बेटा? 2020 के अनुसार 5 बेड, ये बढ़ बढ़ के अभी शायद से 15 या 16 के आसपास हो चुके हैं, ठीक है। बट अगेन कॉज ऑफ कंसर्न है कि भाई इतने कम बेड है 10,000 लोगों के पीछे, और चाइना में कितना है 43, कितने होने चाहिए 1000 लोगों के पीछे 3, मतलब कम से कम 10,000 लोगों के लिए 30 बेड होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 30, और एक 1:1000 है, मतलब 10,000 लोगों के पीछे 10 डॉक्टर होने चाहिए। तो डॉक्टर तो बड़े हैं पर बेड्स बढ़ाना हमको आवश्यक है, क्योंकि अगर ये कोरोना जमान बीमारी में हमने देखा ना कि किस प्रकार बेड्स पूरे खत्म हो गए थे, तो अल्टीमेटली हॉस्पिटल्स जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए गए। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल क्या होता है? टेम्पररी हॉस्पिटल्स बनाए गए, जो ग्राउंड्स थे उस पे पेंडॉल्स लगाया गया और हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया, जो होटल्स थे उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ बेड्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है। चाइना में कितने बेड्स है? 10,000 लोगों के पीछे 43 बेड्स, और डॉक्टर्स कितने हैं? 2020 की बात बता रहा हूँ बेटा, अभी तो इंप्रूव होगा। डॉक्टर से 19.8। इवन हमारा नेबर पाकिस्तान, उसके पास कितने बेड्स थे? 6 बेड। देखो 6 बेड 10,000 लोगों के पीछे, और डॉक्टर्स कितने थे? 9.8। मतलब हेल्थ सेक्टर में पाकिस्तान हमसे आगे था। समझ में आ रहा है? देखो बेटा प्रॉब्लम क्या है ना कि हमको ये सारी चीजों को नजरअंदाज हम लोग नहीं कर सकते। अगर हमको हेल्थ सुविधाएं सुधारनी है तो हमको ये डॉक्टर की संख्या, बेड्स अवेलेबिलिटी, अस्पतालों की संख्या, अस्पतालों में हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, ये सारा फॉलो करना आवश्यक है। आप देखो ना बेटा, आज की अब हम लोग बात करते हैं एक साइड में विकसित भारत की, और दूसरे साइड में जब आप यूपी बिहार के हॉस्पिटल्स देखते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो आपको एकदम गंदगी नजर आती है। मतलब ऐसे अवस्था में हॉस्पिटल्स रहते हैं कि आप वहां पे पैर नहीं रख सकते हो। एक प्रकार नाला वगैरह भी उससे अच्छा रहेगा, इतने खराब हॉस्पिटल्स है। और ऐसे कंडीशन आप कैसी अपेक्षा करते हो कि हमारी आबादी तंदुरुस्त रहेगी? तो अगर आपको ये सब करना है, अगर आपको विकसित भारत बनाना है, तो आपको ये बेसिक बेसिक जो फैसिलिटीज है, बेसिक बेसिक जो स्टेप्स है, वो आपको अच्छे से लेना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा? देश का विकास होगा। अदरवाइज देश का विकास पॉसिबल है क्या? नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ तक समझा? तो हेल्थ फैसिलिटीज जो है ये यहाँ पे हम लोगों ने कवर की। उसके बाद ये तो हो गया, अभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सारा हो गया। समझ में आ रहा है? अलग अलग फैक्टर्स हमने देख लिए। अब सबसे बड़ा इशू जो आज के इसमें आज के टाइम में हम लोग फेस कर रहे हैं वो कौन सा है? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? बेरोजगारी। सबसे बड़ा मसला है बेटा। आप कहाँ पे भी जाओ, आप कौन से भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाओ, सादे कॉलेजेस में जाओ, सब जगह पे एक ही चीज का डिस्कशन होता है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जॉब्स आर नॉट अवेलेबल, जॉब्स आर नॉट अवेलेबल। सो सबसे पहले शुरू होता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है क्या? ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट देखो, अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? कि ऐसे लोग जो जॉब करने के लिए तैयार तो है बट जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को ही क्या बोला जाता है? अनएम्प्लॉयड बोला जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि बहुत सारे, जैसा उदाहरण के तौर पे ग्रेजुएशन के बाद कुछ बच्चे जॉब करते हैं, उनको जॉब लग जाता है। कुछ बच्चे जॉब ढूंढते हैं और उनको जॉब नहीं मिलता, तो दे आर कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयड। ठीक है, कुछ बच्चे विलिंगली क्या करते हैं? जॉब नहीं लेते और हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, वो अलग प्रकार का अनएम्प्लॉयड। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, उसको भी अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर किया जाता है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें एक है इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। एक दो प्रकार कौन से? एक इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और एक वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंटरी मतलब क्या? इच्छा से, खुद की इच्छा से वो जॉब नहीं लेता है, उसको जॉब मिलने के बावजूद भी वो जॉब नहीं लेता है और हायर एजुकेशन को परसीव करता है। दैट इज नोन एज अ वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर ये तो एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? क्यों जॉब नहीं लेते? क्योंकि उसको जो सैलरी मिलती है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसके कारण वो क्या करता है? जॉब छोड़ देता है या फिर जॉब के ऑफर नहीं लेता है और दूसरा जॉब ढूंढने जाता है। दैट इज नोन एज अ वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंटरी मतलब क्या है? स्व इच्छा से। और इनवॉलेंटरी मतलब क्या? भाई उसकी इच्छा नहीं है, उसको तो जॉब चाहिए चाहिए, बट चाहने के बाद भी उसको जॉब नहीं मिल रहा है। दैट इज नोन एज अ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। Is it clear to everyone? Yes, we will be going to see the types of unemployment also, but focus on the definition first. What is unemployment? कि unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages, very important. देखो दो ही चीजें बहुत आवश्यक है कि एक तो वो काम करने के लिए तैयार चाहिए, और जिस रेट में उसको काम मिल रहा है उसके लिए अगर वो तैयार रहता है, बट तब भी उसको अगर जॉब नहीं मिल रहा है, तब जाके उसको क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द going wages but cannot find job or unable to find the job, then that person is known as a unemployed person. ठीक है, एक तो जॉब करने के लिए तैयार, और दूसरा जो वेजेस उसको दे उस रेट पे दिए जा रहे हैं उसके लिए वो तैयार होना चाहिए। ठीक है, द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स
people from the age group of 15 years to 59 years. So देश में बेटा कभी भी ध्यान में रखना, जब देश को तरक्की करनी है तो सारे देशों का ध्यान काय पे रहता है पता है? ये वर्किंग एज पॉपुलेशन पे रहता है. किस पे रहता है? वर्किंग एज पॉपुलेशन. वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब होता है ऐसी एज कि जिसमें लोग ज्यादातर काम करने के लिए बाहर निकलते हैं और देश के तरक्की में योगदान देते हैं. तो ऐसी एज के जो लोग रहते हैं उनको बोला जाता है वर्किंग एज पॉपुलेशन. सो ये एज कितना रहता है? 15 साल से लेके 59 ईयर्स तक. और भारत के अंदर अगर देखा जाए तो भारत को युवा कंट्री क्यों बोला जाता है, युवा देश क्यों बोला जाता है? बिकॉज हमारी ज्यादातर आबादी इस रेंज में आती है और इस रेंज में आने वाले लोग बाहर निकल के काम कर सकते हैं और देश के तरक्की में योगदान दे सकते हैं. तो इसको बोला जाता है वर्कफोर्स पॉपुलेशन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? और ज्यादातर काम करने वाले जो लोग बाहर निकलते हैं वो इसी कैटेगरी से निकलते हैं. और बाहर निकलते हैं जिनको जॉब मिलता है उनको एम्प्लॉयड कहा जाता है, जिनको जॉब नहीं मिलता है उनको अनएम्प्लॉयड कहा जाता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया की अगर बात करें तो ये ब्रॉडर लेवल पे दो हिस्सों में डिवाइड होता है कि भारत में जो बेरोजगारी है वो शहरों में अलग बेरोजगारी है और गांव में अलग बेरोजगारी है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफरेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफरेंट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब अर्बन रीजन में जो हमको बेरोजगारी दिखती है वो कैसी बेरोजगारी है? शिक्षित बेरोजगार. ठीक है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? शिक्षित बेरोजगारी. कि भाई वो शिक्षा तो उन्होंने ली है बट शिक्षा मिलने के बाद भी उनको जॉब. तो ज्यादातर जो अर्बन रीजन में हमको बेरोजगारी दिखती है वो कौन सी बेरोजगारी दिखती है बेटा? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. और अगर हम लोग गांव में जाते हैं तो गांव में जो बेरोजगारी हमको दिखती है वो ब्रॉडर लेवल पे दो प्रकार में डिवाइड होती है. ब्रॉडर लेवल पे दो प्रकार में डिवाइड होती है. एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट. एक कौन सा होता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट. अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होगा आप ही बताइए मुझे. ऑनलाइन में उज्जवल आप बता सकते हो. हाँ हाँ, फार्मर्स. तो क्या है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? क्या होता है पहले डेफिनेशन बताओ. नाम से क्या समझता है आपको? सिंपल सी बात है भाई. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब सीजन के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट मिलता है. उदाहरण एग्रीकल्चर. इसके पहले भी फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था, क्या देखा था कि भाई एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में पूरे साल भर काम नहीं रहता. एग्रीकल्चर में 12 महीने में से हार्ट टू हार्ट 8 या 9 महीना, 8-9 महीना भी बहुत ज्यादा हो गया, 7 से 8 महीना एवरेजली काम रहता है. तो बेटा अगर कोई लेबर जो एग्रीकल्चर में काम करता है तो फिर उसको कितने समय काम रहेगा? सिर्फ साल भर में सिर्फ 7-8 महीने काम रहेगा और बाकी उसको खाली बैठना पड़ेगा. मतलब क्या हो गया? ये एक प्रकार की बेरोजगारी हो गई. तो ये कैसी बेरोजगारी है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. कि जब सीजन आएगा तो उसको रोजगार मिलेगा और सीजन गया उसका रोजगार गया. एक तो एग्रीकल्चर का बेस्ट एग्जांपल है. कोई दूसरा और उदाहरण दे सकते हो कि जिस सेक्टर में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी कॉमन? एनीवन? ऑनलाइन में आप बता सकते हो चैट सेक्शन में. सवाल समझा? कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का और दूसरा उदाहरण एग्रीकल्चर छोड़ के शहरों में भी होता है बेटा. कौन सा सेक्टर? एनीबॉडी? टूरिज्म सेक्टर. कौन सा सेक्टर? टूरिज्म सेक्टर है. टूरिज्म सेक्टर में हर टूरिज्म का सीजन होता है बेटा. ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप माउंटेनस रीजन पे कब जाते हो? जो पहाड़ी इलाका होता है कब जाते हैं हम लोग? हाँ हाँ, समर में जाते हैं. ठीक है, समर में जाते हैं. क्यों जाते हैं? क्योंकि भाई ठंडा पना चाहिए इसलिए हम लोग समर में जाते हैं. बट क्या जब बर्फ पड़ती रहती है तब जाते हैं क्या? नहीं. मतलब क्या कि टूरिज्म की अगर बात करें तो हर एक जो टूरिस्ट लोकेशन होती है उसके कुछ सीजन्स होते हैं. जैसे उदाहरण के तौर पे जो अपना ये है कश्मीर का इलाका है, कश्मीर के इलाके में अभी आप नहीं जाओगे. ठीक है, बट कब जाते हैं ज्यादातर लोग? विंटर से शुरुआत करते हैं. मतलब दिसंबर नहीं, उसमें बेस्ट टाइम रहता है अप्रैल मार्च से लेके मार्च अप्रैल मई जून. ठीक है, ये जो इलाका है ये 6-7 महीने रहते हैं. इसमें कश्मीर वैली में क्या होता है? कस्टमर्स बढ़ते हैं. जैसा पहलगाम अटैक कब हुआ था? मई नहीं, हाँ मई के स्टार्टिंग में, मार्च के एंडिंग, अप्रैल के एंडिंग में या फिर मई के स्टार्टिंग के दरमियान हुआ था. तो क्यों हुआ? बिकॉज वो शुरुआत होती है सीजन की और वो सीजन चलता है 5-6 महीने तक. और उसके बाद कश्मीर की घाटी में बहुत ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है, तो वहां पे जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो कैसा ना, टूरिस्ट इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें आपको पूरे साल भर जॉब नहीं रहता है. उसमें आपको 6-7 महीना जॉब रहेगा, 7-8 महीना जॉब रहेगा जो टूरिस्ट सीजन रहता है और बाकी साल आपको, बाकी महीने आपको खाली बैठना पड़ता है. मतलब उसमें भी कैसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है?
सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है बेटा जो गांव में ज्यादातर देखने को मिलता है? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट? छुपी बेरोजगारी। डिसगाइज मतलब क्या? छुपना। ठीक है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है छुपी बेरोजगारी। ठीक है। छुपी बेरोजगारी मतलब क्या है? कि ऐसी बेरोजगारी जो खुले आंखों से देखे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई सबको जॉब है, बट अगर थोड़ा सोच के देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो लोग काम कर रहे हैं उसमें जरूरत है सिर्फ 2 लोगों की, बट काम करने वाले हैं 5 लोग। तो ऐसी जो बेरोजगारी होती है उसको बोला जाता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी बेरोजगारी। तो ये कहाँ पे होता है ना? अगेन खेत में। एग्रीकल्चर में इट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। जनरली आप देखना एग्रीकल्चर में कुछ कुछ ऐसे ऐसे काम रहते हैं कि जिसमें जरूरत रहती है 2 या 3 लोगों की, बट काम करने वाले रहेंगे 6-7 लोग। तो ऐसा अगर सिनेरियो आपको दिख रहा है कि जो काम 2 लोग कर सकते हैं, अगर वही काम के लिए अगर 6 लोग लगाए जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वो जो 4 लोग एडिशनली लगाए हैं वो क्या हो गए? डिसगाइज अनएम्प्लॉयड, मतलब छुपी बेरोजगारी। दिखते वक्त ऐसा लगेगा सारे काम कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल काम कितने लोगों का रहता है? 2 या 3 लोगों का रहता है, और बाकी के जो लोग एम्प्लॉय किए जाते हैं वो बेवजह किए जाते हैं। तो इस प्रकार से उनको बोला जाता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसे आईटी कंपनी में पहले होता था, आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट के हिसाब से हायरिंग होता है। ठीक है। प्रोजेक्ट है तो हायर किया जाता था। तो पहले क्या होता था? जितना जरूरत है उससे भी ज्यादा लोग एक ही प्रोजेक्ट में डाले जाते थे, क्योंकि कस्टमर को बताना है देख भाई इतने लोग लग रहे हैं तो उतना वो पैसा देगा। तो इसमें क्या होता था? 10 लोगों की आवश्यकता लगती थी, टीम में रहते थे 20। तो ज्यादा के जो 10 लोग लिए हैं वो कौन सी बेरोजगारी फेस कर रहे हैं? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और रूरल में ज्यादातर देखा जाता है 2 सिनेरियोस, एक कौन सा? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ तक किसी को डाउट है? समझा? बेरोजगारी का डेफिनेशन समझा? ठीक है। सो ये देखो बेटा आपके स्क्रीन पे एग्जांपल आ रहा है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। यहाँ पे देखो, अब मुझे बताओ ये हल चलाने के लिए 3 लोग चाहिए क्या? नहीं। बट ये तीनों भी लोग एक ही फैमिली से आते हैं, तो इसीलिए एक साथ काम कर रहे हैं। हाथ टू हाथ 2 लोगों की आवश्यकता रहती है, एक ये बैलों को संभालने के लिए, और दूसरा यहाँ से जो लगता है ना सीड डाले जाते हैं। 2 लोगों की आवश्यकता रहती है, और तीसरा जो बंदा काम कर रहा है वो फालतू। तो ये क्या हो गया? जरूरत है 2 लोगों की, काम कर रहे 3 लोग, जो तीसरा लोग काम कर रहा है दैट इज नोन एज अ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। सेम यहाँ पे देखो 10-12 महिलाएं काम कर रही है, जरूरत हाथ टू हाथ 3-4 महिला की है, बट लगाए कितने गए? 12 महिलाएं। सो व्हेन मोर पीपल आर एंगेज इन सम एक्टिविटी देन द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर दैट, दिस इज कॉल्ड एज अ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जब मोर पीपल आर एंगेज इन सम एक्टिविटी देन द नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर दैट, दिस इज नोन एज अ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज छुपी बेरोजगारी। ठीक है। एग्जांपल ये एग्रीकल्चर फील्ड रिक्वायर्स 3 laborers बट पीपल एंगेज इन दिस एक्टिविटी इज 6, देन दिस अनएम्प्लॉयमेंट फॉर 3 labor इज कॉल्ड एज अ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। समझा? बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि जितने लोगों की आवश्यकता है उससे ज्यादा अगर लोग उसी काम पे अगर लगाए जा रहे हैं, तो जो एडिशनल लोग लगाए गए हैं वो कौन सी बेरोजगारी फेस करते हैं? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और बहुत केसेस में तो ऐसा भी होता है कि जो हायर करने वाला बंदा रहता है वो क्या कर देता है? सबको जो रेट रहते हैं, वेजेस रहते हैं, वो भी कम कर देता है। मतलब एक को भी प्रॉपर वेज नहीं मिलता है, सारों को छोटा छोटा वेज दिया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है डेफिनेशन है? when more people are engaged in some activity than the number of person required for that, this is called as a disguise unemployment। समझा इतना? उज्जवल आपको समझा है ऑनलाइन में? ठीक है। तो देखो और इसके एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करना। ठीक है। आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। और नेक्स्ट क्या है बेटा? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी कॉमन इन अर्बन रीजन। पढ़ लिख के लोग बैठ जाते हैं, जॉब नहीं अवेलेबल है, लोगों के पास डिग्री है, बीए, एमए, डीए जो भी है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, बट लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। तो कोई पान ठेला खोल रहा है, कोई वड़ा पाव का दुकान खोल रहा है। तो ये क्या है बेटा? ये जो वड़ा पाव का दुकान हमको लगता है बिजनेस, ये बिजनेस नहीं है, ये क्या है? बेसिकली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो मेनी यूथ विथ मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड अ, ठीक है, मतलब 10वीं 12वीं तो जाने दो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट करके बैठे बट जॉब नहीं मिल रहा है। तो जॉब नहीं मिल रहा है मतलब वो व्यक्ति क्या फेस कर रहा है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन एज वेल ऑन वन हैंड, व्हाइल देयर इज अ डर्थ ऑफ अ टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर अ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो सेकंड स्टेटमेंट इज वेरी मीनिंगफुल, दिस स्टेटमेंट इज वेरी मीनिंगफुल। क्या बोला गया कि देयर इज अ
अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, मतलब जैसा इंजीनियर जो है ये टेक्निकली क्वालिफाइड रहते हैं, इनके बीच में बेरोजगारी का प्रमाण बहुत ज्यादा है। बट एट द सेम टाइम मार्केट में जॉब अवेलेबल है, बट इनके पास टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन के पास जो स्किल्स होने चाहिए वो स्किल्स ना रहने के कारण ये क्या है, बेरोजगार है। So there is unemployment among technically qualified person on the one hand, while there is a dearth of technical skills required for economic growth. मतलब जो जॉब लगने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो स्किल्स चाहिए वो इनके पास नहीं है, और उनके कारण इनको क्या लगता है, जॉब नहीं लगता है। ठीक है, क्या कारण है, देखो यहाँ पे कारण बताए गए। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया रीजन टेक्नोलॉजिकल चेंज, आए दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है बेटा। आज अगर इंजीनियरिंग की बात बताऊं मैं आपको, हमारे इंजीनियरिंग के सिलेबस में जो प्रोसेसर होता है, आज मार्केट में i10 आ चुका है, i10 i12 की बात हो रही है। i10 i12 पता है ना, i3 i5 i6 अलग अलग प्रोसेसर रहते हैं कंप्यूटर्स में। मार्केट में आ गया i10 i12 भी आ चुका है। अब ऐसे कंडीशन में हमारे कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जाता है, 1985 में जो माइक्रो प्रोसेसर बना था पहले 8085 वो पढ़ाया जाता है। दैट इज द रियलिटी। माइक्रो प्रोसेसर 8085 बेटा वो बहुत बेसिक था। आप उसको 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पढ़ाओगे और एक्सपेक्ट करोगे उसको आज के टाइम पे एआई का जॉब मिलेगा, चलेगा क्या? नहीं। तो आप देखो ना, ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज से जो बच्चे निकलते हैं, इंजीनियरिंग 4 साल करने के बावजूद उनको बाहर से ट्रेनिंग करना पड़ता है और 1-2 लाख खर्च करने पड़ते हैं, वो सर्टिफिकेशन करना पड़ता है, तब जॉब लगता है। आप अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ये बात पूछो तो सारे लोग यही कर रहे हैं बेटा, सारे लोग। वो एक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक कोर्स है सेडैक नाम का, ठीक है, सेडैक नाम का एक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सीडैक। ये कोर्स मतलब क्या है पता है? ये कोर्स मतलब एक प्रकार का मिनी इंजीनियरिंग है। हाँ, बच्चा 4 साल ग्रेजुएशन करता है, 4 साल में 10 लाख का खर्चा आता है। आज के टाइम पे 2 लाख रुपए पर साल की फी है बेटा। 10 लाख रुपए खर्च करके उसको जॉब नहीं लगता है। क्यों जॉब नहीं लग रहा है? उसके पास टेक्निकली क्वालिफाइड तो है वो, बट स्किल्स नहीं है। तो स्किल्स देने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम है सेडैक। ये सेडैक 1 साल का कोर्स रहता है, इसका अलग से पैसा उसको देना पड़ता है, एक प्रकार का सर्टिफिकेशन होता है, और इसके आधार पे फिर उसको क्या लगता है, जॉब लगता है। क्यों? क्योंकि सेडैक में जो नॉलेज दिया जाता है वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं रहता, प्रैक्टिकल स्किल्स दिए जाते हैं, मतलब टेक्निकल स्किल्स दिए जाते हैं। मतलब आप सोचो 10 लाख के बाद 1 लाख और खर्च करो और उसके बाद जॉब का इशू है। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंज जो हो रहा है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो उसमें टेक्निकल स्किल्स आ जाए और उस प्रकार से वो इंटरव्यू दे। बहुत आवश्यक है बेटा। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, कल ही तो मैंने बताया ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लाई बेटा? एजुकेशन पॉलिसी उसके पहले की कब थी? 1986, उसके पहले 1968। भाई वो तो भी दोनों के बीच में 20 साल का फर्क था। अभी 1986 से सीधा 2025। वाह वाह वाह, ठीक है। बन गए हम लोग विकसित, है ना? प्रॉब्लम है ना भाई। आप 40 साल के बाद आपको जा रही हो और आप बोल रहे हो अभी एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बेटा। मतलब आपका फोकस ही नहीं है। तो पहला तो इशू क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंज के हिसाब से नया एजुकेशन इंपोर्ट करना आवश्यक है। दूसरा, लैक ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। उदाहरण के तौर पे इंजीनियर्स, अगर इंजीनियर्स को इसीलिए टोका जाता है कि भाई उनके पास सब नॉलेज है, जैसा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसको सब पता है तो फैन कैसे काम करता है, क्या करता है, बट जब फैन खोलने की बात आती है तो उसके घर पे टेक्नीशियन को बुला जाता है जो आईटीआई करके आता है। आईटीआई मतलब कब करता है इंसान? 10वीं के बाद करता है। हाँ भाई, उसको पता रहता है इसको कैसे सुधराना है, बट इंजीनियर को पता नहीं रहता। प्रॉब्लम क्या है कि थियोरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब स्किल बेस्ड एजुकेशन हमको लाना पड़ेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6वीं से दिया जाने वाला है, अच्छी बात है, अब बट कैसे दिया जाएगा ये मैटर करेगा, इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है वो देखना पड़ेगा। तीसरा, सिलेबस नॉट अपडेटेड रेगुलरली, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, आप देखो नागपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस निकाल के देखो, जो 50 साल पहले वही चलते आ रहा है। कुछ एफर्ट नहीं लिया जा रहे कि बच्चों को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, मार्केट के हिसाब से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बेटा एक टाइम ऐसा था कि नागपुर यूनिवर्सिटी की डिग्री अगर आपके पास रहती थी ना तो प्लेसमेंट से हटाया जाता था। ठीक है, बोल के बताया जाता था कि भाई नागपुर यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे हैं उसको बाहर निकल जाओ, आपके लिए प्लेसमेंट ड्राइव नहीं। दैट वाज द प्रॉब्लम। क्यों? बदनाम है, बदनाम है कि भाई प्रॉपर तरीके से नहीं होता। और एक तो बहुत बड़ा कांड हुआ था फेक डिग्रीज का, वो भी चलता है। तो ये इश्यूज है कि भाई सिलेबस प्रॉपरली अपडेट ही नहीं किया जाता। और उसके बाद लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। 2 प्रकार के स्किल लगते हैं बेटा जॉब पाने के लिए, एक लगता है टेक्निकल स्किल और दूसरा लगता है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल मतलब क्या, जो मैं अभी दे रहा हूं कि आपको अच्छे से बात करना, इंग्लिश आना चाहिए। आजकल के जमाने की नीड है, इंग्लिश इज मस्ट। ठीक है, आपको अच्छे से बात करना आना चाहिए, बेसिक राइटिंग आना चाहिए।
आपको मान लो लेटर लिखना है, कुछ लिखना है, तो वो तो समझना चाहिए। कल जाके कंपनी में काम करोगे, बेटा नोट्स लिखने पड़ेंगे, तो नोट्स लिखने पड़ेंगे तो वो तो भी लिखना आना चाहिए। मतलब बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स शुड बी मस्ट, इट इज मस्ट। बट इशू क्या है, हमारे जो इंजीनियर निकलते हैं बाहर उनको उनको उनकी खुद की भाषा ही नहीं आती है, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, और सॉफ्ट स्किल तो जाने ही दो, कैसे कैसे बनेंगे बेटा। तो ये बहुत बड़ा इशू, मतलब बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई इन इंडिया। ठीक है, और ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे, हमको ये चेंजेस लाने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजी के चेंज जो हो रहा है उसके आधार पर एजुकेशन सिस्टम बनानी पड़ेंगी। बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन बचपन से देना पड़ेगा। तीसरा, सिलेबस अपडेट करना पड़ेगा, जो भी मार्केट में नई नई चीजें आ रही है उसके आधार पे क्या करना पड़ेगा, सिलेबस में वो चीजें सिलेबस में डालनी पड़ेंगी, ताकि बच्चा इंजीनियरिंग से बाहर निकले और सीधा कंपनी वाला उसको ले ले। तो फिर क्या होता है बेटा, कंपनी वाले को फिर से पैसा खर्च करना पड़ता है बच्चे को ट्रेन करने के लिए। क्यों करेंगे अभी, अभी का पुराना वाला जमाना गया। पुराने वाले समय में क्या होता था, 10-15 साल पहले जब इंजीनियरिंग कॉलेज में कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए आती थी तो बच्चों को ले लेती थी और अपने कंपनी में जाके उसको ट्रेनिंग देती थी। अभी कंपनी वाले नहीं करते, क्योंकि कंपनी के पास पैसा ही नहीं है। पहले पैसा था, अभी पैसा ही नहीं उनके पास। अभी सीधा हाथ खड़े करते और बोलते आपके पास स्किल होगा तो आओ, और सीधा काम पे लगा देते। काम पे अगर ठीक है, काम पे करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो सीधा फायर, हायर एंड फायर है। दिस इज द पॉलिसी ऑफ कंपनीज दिस डेज। ठीक है, हायर करते हैं, काम नहीं किया 1-2 महीने में फायर करते हैं सीधा। भाई रूल क्लियर है, पहले जमान नहीं है कि बेंच पे बैठा के रखेंगे, अरे बैठ भाई, तू तो मेरा जवाई है। नहीं, अभी गया वो जमान। अगर आपको काम आता है तो कंपनी आपको पगार देगी, काम नहीं आता है तो कंपनी इज नॉट इवन रेडी टू स्पेंड इवन अ सिंगल पेनी ऑन यू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही अनएम्प्लॉयमेंट के अलग अलग प्रकार कल के लेक्चर में हम लोग देख लेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद पॉवर्टी। ठीक है, समझ में आ रहा है? टॉपिक समझा क्या क्या है? देखो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ना सिर्फ बेसिक नहीं है, इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो रही है। ठीक है, इसमें अगर मान लो आपको कल जाके अगर हेल्थ पे कोई सवाल भी आता है यूपीएससी का, आप लिख सकते हो आंसर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेवेंस। तो जो भी मैं होमवर्क बताता हूँ घर पे जाना उसको स्टडी कर लेना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन में किसी को डाउट है? डाउट नहीं है तो यू मे लीव द मीटिंग गाइस। थैंक यू वेरी मच।